यस मैम। सॉरी तमन्ना, मैं तेरा वो मैसेज देखा कि मेरे से स्किप हो गया, किसने वो मैसेज किया था ना, तो मुझे पता नहीं चला वो क्वेश्चन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन है ना, मैं तेरे को बता दूंगी क्लास के बाद, रुक जाइयो, नहीं तो तेरे को जाना होगा तो मैं तेरे को ऑडियो भेज दूंगी। ठीक है, यस मैम। सॉरी बेटा स्किप हो गया था, बहुत सारे बच्चे ना इसलिए कभी कभार निकल जाता है दिमाग से। स्क्रीन दिख रही है सबको बच्चों? यस मैम। देखो, मोर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट की सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर आपको करना है सिर्फ लर्न। यही इसकी अच्छी बात है और ये भाई इसकी बुरी बात भी है, क्योंकि लर्न करने के लिए आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आपको एग्जांपल याद हो गए तो उसके बाद ज्यादा इसमें कुछ बचता नहीं है। दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर। एग्जाम्पल और डेफिनेशन के बेसिस पे ये चैप्टर हो जाएगा पूरा, ये इतना आसान है। इसलिए इस चैप्टर को हम इस मंथ कर रहे हैं, ताकि आपके पास एक पूरा महीना हो इसको बार 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 याद करने के लिए। इससे आराम से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं इससे, और हर साल आते हैं। एंड कोई भी एग्जाम देने जाओगे इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। अगर आपके उसमें बायोलॉजी आ रही है तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको स्किप नहीं करना है, इसको करके जाना और पूरा करके जाना। क्लियर सबको? यो मैम। ये वाली पुरानी नई एनसीईआरटी में कुछ पार्ट डिडक्ट हो चुका है। ठीक है, तो आपने 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, जहाँ पे हम रूट स्टेम की मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, आपको याद है? यो मैम। तो उस चैप्टर को लिविंग वर्ल्ड के साथ कंबाइन करके मैंने पढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर दोनों छोटे छोटे हैं लेकिन उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपकी पुरानी एनसीईआरटी है, ये पुरानी एनसीईआरटी का पीडीएफ है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का पुरानी एनसीईआरटी है। उसमें ना रूट और स्टेम की मॉडिफिकेशन को इसी चैप्टर में मेंशन कर रखा है, लेकिन नई एनसीईआरटी में मेंशन नहीं कर रखा। तो मैं नई एनसीईआरटी के परस्पेक्टिव से आपको ये चैप्टर करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो पार्ट मॉडिफिकेशन का बचता है वो मैं उस चैप्टर को लिविंग वर्ल्ड के साथ कंबाइन करके कराऊँ। ओके, इतनी बात समझ आई? यो मैम। कुछ मिस होगा, कराऊंगी मैं ये पूरा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने तो बनते ही है, लेकिन हम ऑर्डर में चलेंगे। तो अभी मैं नई एनसीईआरटी को ध्यान में रख के कर रही हूँ, क्योंकि अगर पेपर उन फैमिलीज का भी आ रहा है जो फैमिलीज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तब भी ज्यादा पेपर इस वाले पार्ट से आएगा एज कम्पेयर टू उससे। उनसे एक क्वेश्चन आ सकता है, इनसे पक्का आएगा। तो पहले इस पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, देखो इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है आपको, पहले वाले पैराग्राफ में, ये जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट का, उसको रूट सिस्टम कहते हैं, मिट्टी के अंदर होता है, और जो ऊपर की तरफ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। उसको अंडरलाइन कर लो बस। ठीक है, अभी बात करेगा पहले रूट्स की, फिर स्टेम्स की बात करेगा, फिर लीफ की बात करेगा, फिर मेल की पार्ट की बात करेगा, फिर फीमेल की पार्ट की बात करेगा। तो दे आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म्स ओनली। एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर वाला रीजन है, और एंजियोस्पर्म का जो प्लांट है, ये मेनली उसकी बात कर रहे हैं, राइट? अब इसको करते आगे। तो रूट्स में हमने 3 तरीके की रूट्स बननी है। बेटा स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यो मैम। टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। अब एक और रूट थी जो हमने पीछे पढ़ी थी, कोरोलॉइड रूट, जो साइकस में पढ़ी थी इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, याद है? यो मैम। अभी यहाँ पर 3 की बात कर रहा है। तो देखो ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर आपको पता है जो सीड हम डालते हैं, सीड का कौन सा पार्ट है जहां से रूट निकलती है? बेटा घूसा मार ले खुद को। अबे रेडिकल से निकलती है रूट, लिम्यूल से शूट निकलती है। इतना प्यार से गलत बोल रहा है यार। तो यहाँ से रूट निकली, एक रूट सीधी नीचे चली गई, पहले एक सीधी रूट चली गई, मोटी हो गई है डायमीटर में, इसको कहेंगे प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से ना साइड में छोटी छोटी से पतली पतली रूट्स निकलेगी। बचपन से एनसीईआरटी में डायग्राम भी यही बना रहे हो अपने स्कूल में। तो ये होती है सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट। ठीक है, तो प्राइमरी रूट सेंटर में, उसके आगे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? आवाज आ रही है सबको? यस मैम। तो मेरे साथ है को गलत पढ़ा दूंगी। तो सेंटर में रूट निकली और उससे सेकेंडरी टर्शियरी रूट निकल रही है। ऐसे रूट सिस्टम को हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या बुलाते हैं? टैप। टैप रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम आपको कहाँ मिलता है? देखो आपके घर में सरसों का तेल तो होगा, इंडियन हाउस होल्ड में मिलती है, एक सरसों का तेल और दूसरा आटा, है ना? तो सबसे पहले हम करेंगे सरसों का तेल, दैट इज मस्टर्ड। तो टैप रूट आपको किसमें मिलती है? मस्टर्ड में, राइट? मस्टर्ड इज अ डाइकॉट। इसके ऊपर लिख लो डाइकॉट, बेटा वही लिख ले डाइकॉट, राइट? डन। मस्टर्ड को अंडरलाइन करो, क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट रूट कैसी है? देख ये रूट, ये सीड है ना, सीड में से पहले प्राइमरी रूट निकली, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी रूट डीजेनरेट होगी। अब रेडिकल वाले पार्ट से निकल रही है, लेकिन ऐसे धागे धागे से निकल रही है, धागे धागे की फॉर्म में निकल रही है रूट।
तो जो गुच्छे से फॉर्म में रूट निकलती है ना, इस रूट को हम बुलाते हैं फाइब्रस रूट। फाइबर जैसी है ये, जैसे संतरे के ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर के धागे नहीं लगे होते फाइबर से, ये फाइब्रस सी रूट है। हाँ बेटा, तो फाइब्रस रूट आपको किस में मिलती है? जो आपके घर में दूसरी कॉमन चीज है, दैट इज आटा। आटा इज व्हाट? Wheat. ठीक है, तो वीट प्लांट में मिलती है। लाइन क्या पूछ सकता है आपसे? आपसे वो पूछ सकता है, डेफिनेशन दे सकता है, आपसे पूछ सकता है ये कौन सी रूट है। तो देखो ध्यान से देखना, वीट इज अ मोनोकोट, यहाँ लिख दे मोनोकोट। प्राइमरी रूट निकलेगी, वो शॉर्ट लिव होगी, उसके बाद वो रिप्लेस हो जाएगी, डीजेनरेट होकर रिप्लेस हो जाएगी लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। वो जो लार्ज नंबर ऑफ रूट्स निकल रहे हैं ना, वो इन धागों को बोल रहे हैं, बहुत सारे रूट्स है। तो दिस इज अ फाइबरस रूट। समझ आया? अब इमेजिन करो तुम एक गार्डन में हो, अगर गार्डन में तो घास होगी, वहां पे एक बहुत बड़ा बरगद का, बनियान का पेड़ है, ठीक है। और बनियान के पेड़ में तो तुमको पता है ना चुड़ैल होती है, सुना है? यस मैम। नहीं, यहाँ पर एक मॉन्स्टर लटका हुआ, ठीक है। तुम समझ नहीं पा रहे हो इंसान है, मनुष्य, क्या चीज है ये, तो मॉन्स्टर लटका हुआ। तो तुमको याद है ग्रास पे ऊपर एक बनियान ट्री है, बनियान ट्री पे कौन लटका हुआ है? मॉन्स्टर। ठीक है। तो नेक्स्ट रूट क्या होती है? अगर एक सीड है और सीड में रेडिकल से रूट नहीं निकल रही है, रेडिकल की जगह किसी भी चीज से रूट निकल रही है, ठीक है, पूरे सीड के किसी भी पार्ट से रूट निकल रही है एक्सेप्ट रेडिकल, तो ऐसी वाली रूट को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। और ये किसमें मिलती है आपको? ये आपको मिलती है इन द केस ऑफ ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। ठीक है, मॉन्स्टर से मॉन्स्टेरा याद रखें। क्लियर? ठीक है, अब हम करेंगे फंक्शन ऑफ रूट्स। फंक्शन ऑफ रूट्स सुनो, सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है? मिट्टी से न्यूट्रिएंट को खींचना, ये इसका पहला फंक्शन है। दूसरा, प्लांट को स्टेबिलिटी देना, तो ये उसका दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन, ये खाना भी स्टोर करता है, रूट्स भी तो खाना स्टोर करती है ना, आलू खाते हो घर पे। स्वीट पोटैटो इज अ रूट मॉडिफिकेशन। एंड लास्ट, ये भूल जाते हैं बच्चे, आपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़े, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, हार्मोन, ये करते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन करो, ये लाइन भूलती है। इसके साथ रूट वाला पार्ट खत्म। क्लियर सबको? ये लेबर आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। ये मेन रूट है, ये प्राइमरी रूट है, ये सारी सेकेंडरी रूट है। तो दिस इज अ टैप रूट। ये तो गुच्छा है तो फाइब्रस रूट, और ये एडवेंटिशियस रूट है। तुमको सही से समझ में भी नहीं आ रहा, कहीं से भी निकल रही है रूट, तो एडवेंटिशियस। क्लियर? अच्छा होता है मैम। कल क्या था? बनियन और मॉन्स्टेरा। बेटा जहाँ नाम लिखा उसके साथ ले, तुझसे यही पूछेंगे। आगे चले, रूट के रीजन की बात करते हैं। देख बेटा ध्यान से सुनना, रूट में रीजन होते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है, इसके डायग्राम के ऊपर आएगा, लेबलिंग तुम कर लोगे, इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे तुम्हारे, है ना, लेबलिंग तुम देख के कर लोगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो उसकी बिल्कुल रूट की टिप होती है, ये उसकी टिप है, ठीक है। सबसे पहले रूट की टिप के ऊपर एक कैप लगा होता है, रूट कैप, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन। अब रूट मिट्टी में नीचे जा रही है ना, नीचे तो पत्थर भी होते हैं, तो पत्थर से टकरा कर रूट टूट जाएगी, दिक्कत है। तो उसके ऊपर हेलमेट लगा हुआ है, हेलमेट इज रूट कैप। तो रूट कैप कहाँ होती है? रूट के सबसे नीचे वाले रीजन में लगी होती है। रूट के कितने रीजन होते हैं? पहला रीजन होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, फिर इलोंगेशन रीजन और मैच्योरेशन रीजन। तो मैच्योरेशन रीजन के नीचे लगी हुई है, ये चीज को याद रखना। अभी मैं तुमको इसका लोकेशन भी समझाती हूँ, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक रीजन ये वाला है जहां पर बहुत सारे सेल्स है जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। अगर सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहा है ना, तो वो कभी भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में मेहनत नहीं करता। तो ऐसे सेल तुम्हें कैसे दिखाई देंगे? ये सेल होंगे थिन वॉल, इनकी वॉल बहुत थिन होगी, क्योंकि थिक वॉल करने का इनके पास टाइम ही नहीं है, ये डिवाइड हो जाते हैं। इनके पास साइटोप्लाज्म डेंस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली वो काम करता जा रहा है, ठीक है। वैक्यूल बहुत कम होंगे और ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग। तो बेटा मेरे इससे, क्योंकि स्केच फॉर्म में आता है तो सही से लिखा नहीं जाता, यहीं पे इसके तीनों फीचर लिख ले, ठीक है। ये तीन फीचर है। मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या करता है? कॉन्टिन्यूसली सेल डिवाइड करता है, और सेल डिवाइड होने के बाद कहाँ जाते हैं? ऊपर वाले रीजन में आते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो सेकंड रीजन है, दैट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये क्या करता है? यहाँ के सेल ना, जो रूट होता है उसको लेंथ में बढ़ाते हैं। तो याद रखना, इंक्रीज लेंथ ऑफ रूट। बेटा ब्रेथ मत बना देना, उसकी ब्रेथ मत बनाना, मतलब उसको मोटू ना कर देना, सिर्फ लंबा करना है, लेंथ पे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट रीजन इज ये वाला रीजन जहाँ के सेल्स अब मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। अब इनके सेल्स कोई लेंथ वेंथ का कोई काम नहीं करेंगे, मैच्योर हो गए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन की सेल्स की खास बात क्या है कि इसके जो ऊपर वाले सेल्स होते हैं ना, इन ऊपर वाले सेल्स को आप बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स।
तो इसके एपिडर्मल सेल मॉडिफाई हो जाते हैं और ये क्या बना देते हैं, रूट हेयर। अब देख ध्यान से देखना, अरे आवाज आ रही है सबको? यो मैम। इतना चुप होकर सुनोगे मैं? यस मैम। नहीं क्या हो गया बेटे, ये एक रूट हेयर दिख रहा है तुझे, यस मैम। है ना? ये मैम। यहाँ लिख रहे हैं 1 रूट हेयर इक्वल्स टू 1 एपिडर्मल सेल। एक सेल से एक रूट हेयर बनना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से नहीं बना। बस ये लिख लेना, ये PYQ है ना? ये मैम। रूट एपेक्स यस पे मैम। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट एपेक्स में बिल्कुल कोने पे, एपेक्स उसको बोलते हैं, इस चोटी जहां पर होती है मैम जैसे, टॉप वाला पार्ट। हाँ टॉप वाला, गुड। तो एपेक्स पे कवर होती है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, गुट जैसा स्ट्रक्चर है, कवरिंग है ये, जिसे हम रूट कैप कहते हैं। इट प्रोटेक्ट करती है, ये इतना तुम्हें मैंने बता दिया, ध्यान से सुनना। अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप, बेटा वर्ड इज अबव, रूट कैप के ऊपर है, ठीक है, बिलो मत कर देना, बस ये वर्ड याद रखना, अबव को अंडरलाइन करो। रूट कैप के ऊपर मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, फिर उसके ये यहाँ पे सारा लिखा है जो मैंने तुमको लिखाया है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं उसकी, ठीक है। पोजीशन देखना है यहाँ पे, प्रॉक्सिमल को अंडरलाइन करो। सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन, प्रॉक्सिमल मतलब इस रीजन के जो बिल्कुल पास वाला है, प्रॉक्सिमल कहते हैं, ठीक है। तो पोजीशंस को बस यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, बाकी सारा कर लिया, क्लियर? ये मैम। मैं मॉडिफिकेशन से नीचे जा रही हूँ क्योंकि ये मॉडिफिकेशन मैंने उस चैप्टर के साथ करानी है, राइट। मैं नीचे आ रही हूँ जहाँ पे जो नई एनसीईआरटी में दिया ना, मैं वो पैराग्राफ पे करा रही हूँ। देखो सबसे पहले हमने करा था रूट, 3 तरीके की रूट होती है, ध्यान से सुनो सारे और फटाफट रिकॉल करो। पहले टैप रूट, फिर एडवेंटिशियस रूट, सॉरी टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट होती है हमारी मस्टर्ड ऑयल, एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट होती है हमारी वीट, और एडवेंटिशियस होते हैं हमारे पास 3, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनिया। करेक्ट। उसके बाद रूट की बात करें, सबसे नीचे रूट के 3 रीजन में डिवाइडेड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, जोन ऑफ इलोंगेशन, रूट हेयर कहाँ मिलते हैं, सिर्फ जोन ऑफ सैचुरेशन। करेक्ट। अब अगर हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम के साथ 2 चीजें तुम्हें पढ़नी है, एक होते हैं स्टेम के साथ नोड्स और एक होते हैं स्टेम के साथ बड। इसमें कंफ्यूजन रहती है बेटा, वो नोड्स वो रीजन होते हैं जहां से लीव्स का जन्म होता है, पत्ते जहां से बनते हैं ना, जिस पॉइंट से बन रहे हैं वो नोड्स है। बड वो रीजन होता है जो जन्म देता है स्टेम एंड ब्रांचेस को। न्यू स्टेम एंड ब्रांचेस जो बनते हैं वो इससे बनते हैं, तो बेटा ये ऊपर लिख ले क्योंकि यही तुझे तंग करेगा। एनाटॉमी में हम इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने छोटी सी बात कही है उसको देख लेते हैं, अच्छी बात कही है, सब ध्यान से देखना है स्क्रीन पे। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट, नीचे से ऊपर जाना, असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बेरिंग ब्रांचेस। क्या क्या है स्टेम के पास, ब्रांच होती है, तेरे ग्रीन वाला स्टेम होता है उसमें ब्रांच होती है, लीव्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं। तो स्टेम कैसा पार्ट है, असेंडिंग। असेंडिंग वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, तुम सिर्फ इन छोटे छोटे वर्ड्स में फंसोगे। अगर बोलेंगे ना बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो वो तुमको वर्ड्स में फंसा सकते हैं, तो उसमें फंसना नहीं है, अब पहले अंडरलाइन कर रहे हैं, है ना। इट डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, बेटा स्टेम है ना, तो स्टेम या सीड के प्लूम्यूल से डेवलप होती है। उसके बाद जो नई स्टेम को जन्म देंगे, ब्रांचेस को जन्म देंगे, वो सारे के सारे बर्ड्स होते हैं, वो जन्म देते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन प्लूम्यूल से होता है, ये वाला वर्ड सही है जो हमने कल ही चैप्टर में करा था। द स्टेम बेयर नोड्स एंड इंटरनोड्स, तो नोड्स क्या होते हैं, ये स्टेम है, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसको मैं नोड कहूंगी, दूसरा नोड भी होगा कहीं ना कहीं, ये दोनों नोड है, तो नोड और नोड के बीच का जो रीजन होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। इंटरनोड इज नथिंग बट अ स्पेस, दो नोड्स के बीच की स्पेस है इंटरनोड। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न या नोड्स, ये देखो फंक्शन लिखा है नोड्स का, नोड्स वो जगह है जहां पर लीव्स आते हैं, ये लाइन लिखी है ना। और इंटरनोड बस दो नोड के बीच का डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है। स्टेम के पास बर्ड्स भी होते हैं, तो देखो यहाँ पे इसमें बर्ड का भी जिक्र कर दिया, मैंने बोला ना 2 ही चीजों में कंफ्यूज होंगे। अब बर्ड क्या होता है, बर्ड, ये देखो ये स्टेम है, यहाँ पर भी बर्ड हो सकता है बेटा, इस बर्ड को मैं बोलूंगी एक्सियल, टॉप पर है ना इसलिए। और बर्ड जो है वो कोने पे भी हो सकता है, जो कोने में होता है उस बर्ड को हम क्या बुलाते हैं, लेटरल। लेटरल। लेटरल वर्ड ही दे रहा है ना ये, लेटरल, लेटरल ही है यहाँ लिखा नहीं, ठीक है। 2 तरीके के बर्ड होंगे आपके, राइट। आगे चलते हैं, पहले आपको पता ना कोई प्लांट जब पैदा होता है तो उसके हरे हरे से धीरे धीरे से स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, राइट, तो फिर वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। मेन फंक्शन, एक मिनट रुक जा, मेन फंक्शन क्या है स्टेम का,
ये ब्रांचेस करेगा, इसके ऊपर फूल आएंगे, इसके ऊपर लीव्स आएंगे, तो मेन इसका सारा का सारा काम एक्चुअल में इसके ऊपर है। स्टेम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी यूज होता है, तो ये इसका फंक्शन है। ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, इतना करा सबने? बोल बेटा, बेटा किसी को डाउट? ये मैम। बेटा तेरी आवाज बहुत धीरे आ रही है, किसी को सुन रहा है क्या बोल रही है? नो मैम। बहुत धीरे आ रही है। ये कल भी बोल रही मुझे। टाइप कर दे, मैं थोड़ी देर में देख लेती हूँ। ठीक है बेटा, हमारा रूट हो गया टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। हमारा 3 सिस्टम हो गए रूट के, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन। उसके बाद हमारा स्टेम हुआ। स्टेम में हमें पता चला नोड भी होते हैं और बड भी होते हैं। 2 नोड के बीच के रीजन को आपका बोलते हैं इंटरनोड। नोड से किसका जन्म होता है? लीव्स का लीफ, बट से स्टेम एंड स्टेम एंड ब्रांचेस। वेरी गुड। लीफ से किसको जन्म, लीफ का जन्म कौन देता है? लीफ किससे नोड्स नोड्स। तो लीफ कैसे होते हैं? लेटरल पोजीशन में होते हैं, कोने में होते हैं, जर्नली फ्लैट होते हैं। बेटा ध्यान देना इधर, देख यहाँ क्या लिखा है? जर्नली फ्लैट, मतलब नॉट ऑलवेज। अलग अलग टाइप के लीव्स भी होते हैं, लिख लो यहाँ पे, नॉट ऑलवेज। ठीक है, स्टेम पे बोन होते हैं, डेवलप एट द नोड। नोड पे ये डेवलप होते हैं, यहाँ लिखा है इसने डेवलप एट द नोड। और इनके पास बड भी होता है, देखो कैसे, ध्यान से देखना, डायग्राम बना रही हूँ। दिस इज अ स्टेम, ये था मेरा बड, बड से ये लीफ का जन्म हुआ। लेट्स से ये लीफ आया। ठीक है, तो लीफ के कॉर्नर पे, यहाँ पर ये कॉर्नर है ना, यहाँ पर बड होगा। ठीक है, तो लीफ के कॉर्नर पे बड है, तो मतलब वहां से स्टेम निकल सकते हैं इन फ्यूचर। समझ आया? तो इस कॉर्नर की पोजीशन को मैं क्या बोलती हूँ? एक्साइल कॉर्नर, ये एक्साइल। ठीक है, देखो लिखा भी है। इस ऐसे वाले बड को मैं एक्सिलरी बड भी कहती हूँ। इवोल्यूशन में हम करते हैं एक्सिलरी बड। जो थॉर्न एंड टेंड्रिल्स होते हैं वो एक्सिलरी बड से डेवलप होते हैं, इसलिए वो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, अगर एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू ब्रांच, है ना, तो ये वही वाली बात होगी। चलो अगर लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये क्या है? ये तुमको ना एक्चुअली कल के चैप्टर में ज्यादा समझ आएगा। ये शूट है, ये इसकी एपिकल पोजीशन है, ऊपर की पोजीशन। और ऊपर की पोजीशन में जो सेल्स होते हैं वो हमेशा मेरिस्टेमेटिक होते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ से लीफ जनरेट हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन एक्चुअल में लीफ ही है, और ये वेजिटेटिव है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में तो मदद नहीं कर रहा ना, तो ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे अंडरलाइन करो, पिक्चर पे आ जाए। मैम। कितना टाइम बचे? मामा भी है। इसका सही है, अभी है। छोड़ो बेटा, तूने लिखा नहीं, तेरे को डाउट तो था, चल बता दियो। देख बेटा, लीफ पे बेस होता है, ये मेरी ये स्टेम है एक्चुअली ना, ये यहाँ पे स्टेम होगा, है ना। तो लीफ का एक होता है बेस, लीफ बेस। लीफ बेस से निकलती है डंडी, डंडी को अपन बुलाते हैं पेटियोल, और पेटियोल से लगा होता है ये पूरा का पूरा आपका पत्ता, इस पत्ते को अपन बुलाते हैं लेमिना। इतना क्लियर? यस मैम। आप पोजीशन पूछ लेंगे आपसे। ये बेस का क्या काम है? बेस वो जगह है जहां से एक लीफ स्टेम से कनेक्ट होता है। बस सोचना ध्यान से क्वेश्चन को, तुमसे हो जाएगा। पेटियोल वो रीजन है जो लीफ को बेस से और लेमिना को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, पेटियोल कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। तो पेटियोल के फीचर लिखे हैं यहाँ पे, ये देखो, द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। अब पता है ऐसे लाइट की तरफ है या उससे नीचे है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? पेटियोल की मूवमेंट डिसाइड कर रहा है ना। तो पेटियोल होता है फ्लेक्सिबल, और ये इसका फंक्शन है। और यहाँ पे एनसीईआरटी में फंक्शन स्पेसिफिकली लिखा है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेमिना, लेमिना होता है जिसके सेंटर में एक बड़ी सी वेन जा रही होगी और यहाँ से छोटी छोटी वेन्स निकली होगी। राइट, ये वेन्स क्या होती है? ये वो रीजन होते हैं जहाँ पे जाइलम फ्लोइंग होते हैं, तो खाना लाना पीना और पानी का इधर उधर मूवमेंट में ये मदद करते हैं। क्लियर? एक चीज देखो, लीफ का ये जो बेस होता है और ये जो पेटियोल निकल रहा है, कभी कभार, नॉट ऑलवेज, पर कभी कभार कुछ प्लांट्स में यहाँ पर छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी निकलते हैं। ठीक है, तुमको इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टिप्यूल। ये लीफ लाइक होते हैं, किसी किसी में होंगे, किसी किसी में नहीं होंगे। ठीक है, पढ़ा दूंगी। देख, लीफ के पास क्या है? लीफ का बेस है, पेटियोल है और लेमिना है। लीफ अटैच होता है स्टेम से बाय लीफ बेस। ये लाइन यहाँ लिखी है, इसलिए मैंने बोला स्पेसिफिकली, सबसे पूछ सकता है। ठीक है, इनके पास 2
लेटरली स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिसे स्टिप्यूल कहते हैं। तो बेटा स्टिप्यूल को ऊपर ही मेंशन कर ले, ऐसे लिख ले। दो होते हैं ये, मेरे को दो यहाँ दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। लेटरल पोजीशन में कोने की तरफ है ना, स्मॉल है और कैसे है, लीफ लाइक। लीफ लाइक। एनसीईआरटी में बना ले नोट्स पेंसिल से, ठीक है। अब ये तुमको स्पेसिफिकली मोनोकोट और डाइकोट बोल रहे हैं, ठीक है। मोनोकोट मस्टर्ड होता है या वीट? मोनोकोट के केस में द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू अ शीट कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। ये कह रहा है कि मोनोकोट के बेस में क्या है, ये स्टेम है मान लो, ठीक है। ये लीफ का बेस था, लीफ का बेस ऐसे एक्सपेंड हो जाता है और स्टेम को ऑलमोस्ट कवर कर लेता है। बस इतनी सी बात बोल रहा है मोनोकोट के केस में। ये एक अलग सी लाइन है, पूरा ये कंप्लीटली उसको कवर कर लेगा, बस इससे ज्यादा नहीं जानने की जरूरत। उसके बाद नेक्स्ट पे जा रहा है, कह रहा है लेग्यूमिनस प्लांट यानी दालें। दालें कैसे होती है, मोनोकोट डाइकोट? पीली टुकड़ा दाल भी लेकर आते हैं ना, टुकड़ा क्या होता है, उसे कॉटिलेडन तोड़ तोड़ के दे देते हैं वो हमें। तो लेग्यूमिनस प्लांट अब डाइकोट की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जो लीफ का बेस होता है ना, ये देखो इस केस में मैं दोबारा से स्टेम बना रही हूँ। अबे समझ आ रहा है ना तुमको? यस मैम। Yeah, ma'am. कह रहे हैं जो लीफ का बेस है ना वो सूज गया है, मोटू हो गया है, काफी मोटा हो जाता है। कह रहे हैं जो स्वेलन सा बेस हो जाता है इसको हम क्या बुलाते हैं, पल्विनस। फूड स्टोरेज में मदद करता है। लेग्यूमिनस प्लांट में बहुत फूड होता है इस वजह से, ठीक है। तो इसको हम बुलाते हैं पल्विनस। पल्विनस वर्ड आ जाएगा तुम्हें, अंडरलाइन करो। पेट्यूल का काम क्या होता है, होल्ड करके रखता है। कैसा होता है पेट्यूल, देख बेटा यहाँ लिखा है, लॉन्ग है, लंबा सा है, थिन है, पतलू सा है, फ्लेक्सिबल है, क्लियर। यस कूलिंग करने में स्लीव की मदद करता है क्योंकि उसको हवा में ऐसे इधर उधर हिलने देता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ओवली लेमिना करते हैं, लेमिना, और इसी को हम लीफ प्लेट बुलाते हैं। यहाँ पे साइड में लिख ले लीफ प्लेट। डन, बस नीचे आओ। विनेशन, पत्ते के अंदर ये जो वेन्स है वो कैसे अरेंज है उसको विनेशन कहते हैं। बेटा बाहर कोई भी पत्ता उठा ले, तेरे को तकरीबन सारे पत्तों में वेन कैसी दिखेगी, ये सेंट्रल वेन है, दिख रही है ना। सेंट्रल वेन से इसको हम मिडरिप कहते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी हो गया ना, मिडरिप। और यहाँ से आपको हमेशा ऐसे ही वेन्स जाती हुई दिखेगी। ये जो नेटवर्क जैसी होती है ना, जाले जैसी, इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन। क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। शाबाश। और अगर सेंट्रल मिडरिप से जो वेन्स जा रही है वो बिल्कुल पैरेलल से जा रही है तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल विनेशन। तो पैरेलल के ऊपर ऑपोजिट रेटिकुलेट विनेशन हो जाएगा ना। इतना तो इजी कर सकते हो। अभी आपको मिलेगा किसमें, आपके घर के आसपास जो ज्यादातर प्लांट है दैट इज डाइकोट। जैसे मैंगो है तो दैट इज डाइकोट। तो डाइकोट में आपको जनरली रेटिकुलेट मिलती है, मोनोकोट में आपको जनरली ये वाली मिलती है, पैरेलल। इसमें एग्जांपल लिख लो, बनाना, ठीक है। इसमें आप वो लिख लेना, हिबिस्कस। ये PYQ में पूछा गया ना, इसलिए लिखवा, ठीक है। यस मैम। क्वेश्चन बनता है ये, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ ए लीफ इज टर्म एज वेन, इट्स टर्म एज विनेशन। मतलब ये हो गया, देखो ध्यान से, ये मिडरिप हो गई, ये हो गई वेन। अगर इस वेन से, ये मेरी वेन है, ध्यान से देखना, अगर इस वेन से भी छोटी छोटी वेन्स निकल रही है ना तो उसको आप क्या बुलाते हैं, वेनलेट्स, ठीक है। क्लियर? यस मैम। नाउ टाइप ऑफ लीफ की बात करते हैं। बेटा एक तो सीधे साधे लीफ है जो तुम बचपन से ऐसे पत्तियां बना रहे हो ना, ये बन गई, ये सिंपल लीफ है, ठीक है। इनमें क्या होता है, अब ये तुमसे डेफिनेशन देख के पूछ सकते हैं कि बताओ सिंपल कौन सा, कंपाउंड कौन सा है। बेटा किसी को कोई डाउट है अभी तक? क्या बेटा? मैम लीफलेट व्हेन, अच्छा लीफलेट पूछ रही है शायद। वो दो चीजें बताती हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। देख बेटा ये स्टेम है, पहले तो एक डाउट पूछ लो जो पूछा किसी ने। स्टेम है, स्टेम के ऊपर ये लीफ का बेस था, ठीक है। इससे पेटियोल निकलना था और फिर लीफ का पूरा स्ट्रक्चर निकल जाना था। ये जो बेस है ना ये सूज जाता है, स्वेलन हो जाता है। तो जब ये स्वेलन से स्ट्रक्चर होता है ना तब मैं इसको लीफ बेस नहीं बुलाती, तब मैं इसका नया नाम लिख देती हूँ और इसको मैं बोलती हूँ पल्विनस। तो पल्विनस इज ए स्वेलन लीफ बेस, ठीक है। ये आपको मिलता है दालों में, लेग्यूमिनस प्लांट में, ठीक है विशाल? यस मैम। डाइकोट एंड मोनोकोट में डिफरेंस क्या है बेटा? कल की क्लास में गया ना, अभी तुम क्लास के बाद पूछ लेना। डाइकोट और मोनोकोट में फर्क होता है कि उनके सीड में जो खाने के डब्बे होते हैं ना, मोनोकोट में सिर्फ एक खाने का डब्बा होता है, उस बॉक्स को मोनोकोट बोलते हैं। और डाइकोट में 2 खाने के डब्बे होते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो के, उसे डाइकोट बोलते हैं, ठीक है। ओके
ये है हमारा लीफ, ये उसकी मिड रिब है। मिड रिब मतलब बीच वाली जो वेन है, मिड रिब से आपकी वेन्स निकलती है, ये वेन निकल गई, इसको मैं वेन बोलूंगी। मैं फिर वेनलेट किसको बोलूंगी? अगर वेन से भी छोटी छोटी और वेन्स निकल रही है ऐसे, तो मैं उनको बोलूंगी वेनलेट्स। क्लियर? यस मैम। चलो बेटा माइक बंद करो। ठीक, आओ। लीफ दो तरीके के है बेटा, सिंपल एंड कंपाउंड। फटाफट दे रहा हूँ। ओए, आवाज आ रही सबको? यस मैम। Yeah, ma'am. बुक खोलो, मैं बोल रही हूँ, वहां फटाफट फिंगर रखना। रूट करी हमने, 3 टाइप की रूट ही। टैप रूट, टैप रूट हमारा एग्जांपल है बेस। Mustard. मस्टर्ड। ठीक है, उसके बाद हमने करी फाइब्रस रूट, एग्जांपल है। Wheat. उसके बाद हम लोगों ने करी एडवेंटिशियस रूट, एग्जांपल है 3 Monstera grasses. भाई तुम माइक बंद कर दो। किसी को कुछ मैम किस को तो वही रिवाइज करेगा बार बार। तुम ना माइक बंद कर दो, ठीक है? मेरे को बोलने दो। तुम बस करेक्ट कर देना, ठीक है? जहां मैं गलत बोलूं माइक बंद। नेक्स्ट उसके बाद हमने करी थी रूट के 3 पार्ट, मेरिस्टेमेटिक जोन, जोन ऑफ एलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। रूट हेयर निकलते हैं हमारे जोन ऑफ मैच्योरेशन से, ठीक है? मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन वाला ही, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलते हैं। एलोंगेशन पार्ट वाला लेंथ इंक्रीज करता है। अपनी एनसीईआरटी में देख लो तुम वहां पहुंच पा रहे हो या नहीं, ठीक है? कहीं पे भी टच टक होंगे वहीं पे पेंसिल रख के मुझे भी बता देना। उसके बाद हमने करा स्टेम। स्टेम में हमने करा बड होते हैं और नोड होते हैं। नोड वो रीजन होता है जैसे पत्तों का जन्म होता है, 2 नोड्स के बीच का जो रीजन होता है वो इंटरनोड होता है। बड वो रीजन होता है जहां से न्यू स्टेम्स निकल के आता है। उसके बाद हम लीफ पर आए। लीफ पे हमने कहा बेस होता है, उसका पेटियोल होता है और लेमिना होता है। जो बेस होता है वो कभी कभार ना स्टेम को कवर कर लेता है, तो ये बेस है, स्टेम को कवर कर रहा है आधा या पूरा, ये हमें मोनोकॉट में दिखता है। कभी कभार ये बेस स्टेम को ऐसे कवर करके सूज जाता है, तो जब ये सूजन सी दिखती है तो इस बेस को मैं पल्वीनस कहती हूँ। ये मेरे को लेग्यूमिनस प्लांट दालों में दिखता है। उसके बाद जो पेटियोल होता है वो मूवमेंट में मदद करता है लीफ की। उसके बाद हमने करा लीफ में विनेशन कैसी होती है। अगर वो ऐसे जाला सा बना रहा है तो रेटिकुलेट विनेशन, अगर पैरेलल है तो पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन बनाना मोनोकॉट में मिलेगी, रेटिकुलेट विनेशन हमें डाइकॉट में मिलेगी, जैसे मैंगो या हिबिस्कस हो गया। फिर अब हम उसके बाद करने लगे हैं टाइप ऑफ लीफ। लीफ 2 तरीके के हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बेटा बोल। मैम पल्वीनस मैम सिर्फ मोनोकॉट्स में मिलेगा? पल्वीनस हाँ बेटा, स्पेसिफिकली नहीं, स्पेसिफिकली लेग्यूमिनस प्लांट्स में। बेटा इनके बहुत एक्सेप्शंस है, लेकिन आपको सिर्फ लेग्यूमिनस याद रखना है। डाइकॉट, ओके? पल्वीनस डाइकॉट में, दालों में। क्लियर? डाइकॉट, मोनोकॉट में। यस मैम। स्टेम पे जो लीफ का बेस है कवर कर रहा है तो वो नॉर्मल चीज है, उसको पल्वीनस नहीं कह रहे। स्टेम को लीफ का बेस कवर करके मोटा सूज जाता है, उसको पल्वीनस कह रहे हैं। तो सूजने वाला डाइकॉट में पड़ा है और नॉर्मल कवरिंग वाला मोनोकॉट में पड़ा है। क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। लीफ 2 तरीके की, एक साधारण जो आप हमेशा पढ़ते हो, ऐसे पेटियोल निकला उससे ऐसे ब्लेड निकल गया, दिस इज अ नॉर्मल लीफ, ठीक है? दूसरा होता है कंपाउंड लीफ। अब इसमें ना ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। The lamina is entire or when inside the incision do not touch the midrib। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अंडरलाइन करो, इसी से कंफ्यूजन होगी। ये कह रहा है सिंपल लीफ क्या होता है, डिफाइन कर रहा है। ये मिडरिब है सेंटर में, ये पूरा पत्ता है, पूरे पत्ते को मैं लेमिना बोलती हूँ। ये कह रहे लेमिना पूरा है या फिर लेमिना में थोड़े थोड़े कट है, जैसे ये पत्ता दिख रहा है आपको, छोटे छोटे कट है। यस मैम। कह रहे छोटे छोटे कट जरूर है, लेकिन क्या मिडरिब से कोई भी कट जाके ज्वाइन हो रहा है? ये जैसे कट है कि ये मिडरिब से नहीं ज्वाइन हो रहा। कह रहे तो ज्वाइन नहीं हो रहा ना, इसलिए मैं इसको सिंपल लीफ बोलती हूँ। तो सिंपल लीफ में एक ही मिडरिब होती है और एक ही पूरा पत्ता होता है। जैसे ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये वाला लीफ देख बेटा, यस मैम। ये इसके कट है ना, लेकिन सेंटर पे नहीं जा रहे ना, तो ये मेरा सिंपल लीफ है। समझ आया? Yes, ma'am. इस कट को मैं इंसिजन कहती हूँ। नीचे आओ। When the incision of the lamina reach कर जाए मिडरिब को और छोटे छोटे पत्तियां बना दे, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। अब इसमें क्या हुआ, ये मिडरिब है, पत्ता ऐसे कटा और ये बिल्कुल सेंटर तक जा रहा है, फिर कटा फिर सेंटर तक जा रहा है, फिर कटा फिर सेंटर तक जा रहा है। अब मैं इसको क्या बोलूं, ये एक लीफ है, कितने लीफ है? एक्चुअली ना ये छोटी छोटी पत्तियां बन गई, इसको मैं बोलूंगी लीफलेट। ध्यान से देख लो, ये समझ में आएगा। छोटी छोटी पत्तियों को मैं लीफलेट बोलूंगी और ये पूरा का पूरा एक ही लीफ है जिसके बहुत सारे लीफलेट होते हैं, तो ऐसे लीफ को मैं कंपाउंड लीफ बोलती हूँ। समझ आया? यस है, लेकिन इसके बहुत सारे लीफलेट्स।
अब जो लीफलेट्स होते हैं ना, ये जो कंपाउंड लीफ होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं। तो जहाँ जो पिक्चर है वो कंपाउंड लीव्स के, देखो सिंपल की नहीं बनाई। तो कंपाउंड लीफ दो टाइप के होते हैं, पाइनेटली कंपाउंड एंड पाममेटली। पाम से तुम्हें क्या याद आता है? हाँ हाथ। एक हाथ में क्या होता है, सेंटर है और सेंटर के पास से सारी उंगलियां निकल रही है, ऐसे करते हैं ना। यस मैम। एक पॉइंट से बहुत सारे लीफलेट निकल रहे हैं, सो दिस इज ए पाममेटली कंपाउंड। ठीक है, पाइनेटली कंपाउंड के केस में क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। अब मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, देखो ध्यान से। बेटा माइक बंद, बेटा माइक बंद, किसी को समझ नहीं आएगा पहले। पाइनेटली कंपाउंड लीफ, नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस। देखो अब क्या हुआ, ध्यान से देखना। ये लीफ बेस था, ये पेटियोल था, और यहाँ से एक लीफ निकलना था। उसकी जगह क्या हो गया, ये लीफ बेस है, ये पेटियोल है, और यहाँ से एक बहुत बड़ी मिडरिप निकली। मिडरिप का नाम बदल गया। अब इस मिडरिप से ना बहुत सारे पत्ते, छोटे छोटे पत्तियां से निकल रही। बना कैसे पता है ये? एक्चुअल में ना ये ऐसे होगा, एक बड़ा सा लीफ होगा, वो बीच में इंसिजन हो गया, फिर बड़े से लीफ में बीच में इंसिजन होगा, तो ये अलग अलग सी पत्तियों जैसी दिख रही है। ठीक है, तो अलग अलग पत्तियों जैसी दिख रही है ये, लेकिन ये सब लीव्स नहीं है, ये लीफलेट्स है। तो ये जो सेंटर में है, इस सेंटर वाले को हम क्या बुलाते हैं? अब इसे हम बोलते हैं रेकिस। तो एक रेकिस के अराउंड, मिडरिप के अराउंड बहुत सारी छोटी छोटी लीफलेट आ जाए, तो ऐसे वाले लीफ को हम बोलते हैं पाइनेटली कंपाउंड लीफ। इसका एग्जांपल है नीम। कभी नीम की पत्ती देख लेना, घर के आसपास मिलेगी, ऐसे होती है। तुमको कैसे पता चला कि ये सिर्फ एक ही लीफ है, ये अलग अलग लीफ नहीं है? ये पता कैसे पता चलता है? एक्सिलरी बर्ड से। हाँ देख, एक रूल है कि जब भी कोई पत्ता होता है ना, उसके हमेशा पेटियोल के कोने में एक बड होता है। ठीक है, हमेशा पत्ते के कोने में एक बड होता है। तो अगर मैंने ऐसे बनाया, ये सब सब पत्तियों को बनाया, किसी भी पत्ती के कोने में मैंने बड बनाया? ये लीफलेट्स है, लेकिन यहाँ पर एक बड जरूर मिलेगा तुमको, समझे? तो जो नीम की तो डंडी लेकर आते हो ना पूरी, वो एक्चुअल में एक पूरा एक ही पत्ता होता है, बहुत सारे पत्ते नहीं होते हैं वो, समझे? पाइनेटली कंपाउंड था, पामेटली कंपाउंड होता है सिल्क कॉटन। उसके केस में क्या होता है, लीफलेट्स आर अटैच्ड टू कॉमन पॉइंट। ये जो सारी लीफलेट है डंडी की जगह एक कॉमन पॉइंट पे अटैच हो रही है, ऐसे करके, जैसे कहते हैं सिल्क कॉटन। देखो कितनी अजीब बात है ना, सिल्क भी है और कॉटन भी है। जनरली तो हम तो अलग अलग कपड़े पहनते हैं, लेकिन इसमें सिल्क और कॉटन एक साथ है, तो ये थोड़ा अजीब सा नाम है, इसलिए ये याद रहता है। समझ आया? मैम। लीफ के केस में अभी तक हमने कोई एग्जांपल नहीं पढ़ा था, हमने पहली बार एग्जांपल पढ़े, ऊपर पढ़े थे हमने कि रेटिकुलर वेनेशन हमको मिलती है डाइकोट के केस में जैसे हिबिस्कस, और पैरेलल वेनेशन मिलती है हमें मोनोकोट के केस में जैसे बनाना। टाइप ऑफ लीफ, दो टाइप की लीफ है, एनसीईआरटी देखो जब मैं बोल रही हूँ, ठीक है? दो टाइप की लीफ है, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं कंपाउंड। सिंपल लीव्स में अगर इंसिजन है वो कभी मिड रिब से नहीं मिलती, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बोल रही हूँ, ठीक है? कंपाउंड लीफ में ये जो इंसिजन होते हैं वो मिड रिब से आके मिल जाते हैं। कंपाउंड लीफ दो टाइप के होते हैं, एक पाइनेटली और एक पामेटली। पामेटली मतलब हाथ जैसा, ठीक है? तो पाइनेटली होता है जो नीम की पत्तियां होती है, नीम की पत्तियां एक सेंटर में रेकिस होगा और उससे लीफलेट निकले हैं। पामेटली कंपाउंड होता है कि सेंटर के पॉइंट से सारे लीफलेट निकले, ठीक है, गुच्छे की तरह। और वो जो एग्जांपल है वो सिल्क कॉटन। कितना अजीब सा है कि सिल्क भी है कॉटन भी है और एक साथ मिलकर एक नया प्लांट बनते हैं, सिल्क कॉटन। क्लियर? अब देखो ये जो ऊपर था ना वो टाइप ऑफ लीफ था। अब पत्ती सारी, ये सारी पत्तियां है, देखो यहाँ पे मैं बड बना रही हूँ, ठीक है? ये सारी पत्तियां हैं। अब जो पत्तियां होती है ना वो अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकती है, उसको हम बोलते हैं फाइलोटेक्सी। तो डेफिनेशन आती है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ए स्टेम और ए ब्रांच, उसको हम बोलते हैं फाइलोटेक्सी, कि वो कैसे अरेंज हुआ है, ठीक है? दैट इज अ फाइलोटेक्सी। नाउ इसकी एग्जांपल याद करनी जरूरी है। अल्टरनेट शायद तुम बचपन से बना रहे हो, हम ऐसे नहीं बनाते थे कि पत्तियां, एक पत्ती यहाँ, दूसरी पत्ती थोड़ी दूर, फिर दूसरी पत्ती थोड़ी दूर। ये हो गया कैसा अल्टरनेट। ऑपोजिट क्या होता है? ऑपोजिट होता है मैं बैठी हूँ, मेरे पीछे कोई ढांसना लगा के बैठा है, तो ये होगा ऑपोजिट, कि एक पत्ती के पीछे ही दूसरा पत्ती, ठीक है? अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड रोल्ड क्या होता है कि एक ही पोजीशन में बहुत सारी पत्तियां हो जाए। तो तीन टाइप की फाइलोटेक्सी पढ़ते हैं, अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड रोल्ड। समझ आया? यो मैम। यस। पत्ती किससे पैदा होती है? लीव्स को कौन जन्म देता है? नोट। तो देख अल्टरनेट में क्या हुआ, एक नोड ने एक पत्ती को जन्म दिया,
एक नोड ने एक पत्ती को जन्म दिया, राइट। तो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी क्या होती है? सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड, हर नोड पे सिर्फ एक लीफ का जन्म होता है इन अल्टरनेट पैटर्न। वर्ड कौन से याद रखने? ईच नोड से एक लीफ का जन्म हो रहा है अल्टरनेट पैटर्न में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसे हम कहते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है चाइना रोज, ये है, तुमको याद करने पड़ जाएंगे, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अच्छा, अगर चाइना जाते हो, जैसे इंडिया में तो मस्टर्ड वगैरह घरों में खाने के लिए यूज होता है ना, सनफ्लावर ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल, Yes, लेकिन ma'am. आई अज्यूम चाइना में ऐसा यूज नहीं होता होगा। तो मुझे ऐसे याद है कि चाइना में मस्टर्ड एंड सनफ्लावर ऑयल तो यूज नहीं करते होंगे, तो ये एक साथ हो गए। सेकंड है अल्टरनेट, एक के पीछे एक पत्ती, यानी कि एक नोड से दो लीव्स का जन्म हो रहा है। इसी बात को देखो नीचे लिखा है, ऑपोजिट में क्या हुआ है? अ पेयर ऑफ लीव्स, ए पेयर ऑफ लीफ मतलब दो लीफ, अराइज एट ईच नोड, इस लाइन को अंडरलाइन करो, एंड दे लाई ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, डंडे के इधर इधर है, तो इसको कहते हैं हम ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। तो ये मुझे कैसे याद है? मेरा एक फ्रेंड है गौरव, तो गौरव को अगर मैं कॉल ना करूँ ना तो वो नाराज हो जाता है, ठीक है। तो गौरव को कॉल ना करो तो नाराज होता था, तो किस प्लांट का एग्जांपल है? गुआवा एंड कैलोट्रॉपिस। कॉल से कैलोट्रॉपिस याद है, तुम यार कैसे भी याद कर सकते हो। देखो जो ड्रॉपर्स है उन्होंने किसी फॉर्मेट में याद कर रखा होगा, तुम उसी को फॉलो करना। जिन बच्चों ने जिस फॉर्मेट में याद रखा है यार उसी से पढ़ना, लर्निंग उसी से करना। मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता था तो वो ऐड कर ले, समझ आई? निमोनिक मत चेंज करना, एक ही निमोनिक पढ़ना है बार बार। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट एक पॉइंट है, एक नोड से बहुत सारी पत्तियों का जन्म हो गया है। सो मोर देन 2 लीव्स अराइज एट वन नोड, एक नोड पे बहुत सारी लीव्स का जन्म दे रही है एक ही नोड, तो उसको अपन बोलते हैं रोल्ड फाइलोटैक्सी। इसका एक ही एग्जांपल है एल्स्टोनिया। एल्स्टोनिया पता है कैसे आता है मुझे? ए नाम से बहुत यूनिक प्लांट होते हैं, अभी आगे भी हो रहेगा। एल्स्टोनिया क्या होता है ये ना, मुझे इसके फीचर से याद है कि स्नेक बाइट को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। और जैसे अगर टूथेक हो ना तो इसकी डंडी से ऐसे दंत पंजन भी कर लेते हो, तो उससे भी दांतों का दर्द कम हो जाता है, तो ये उसके अगेंस्ट यूज होता है। तो ऐसे मुझे एल्स्टोनिया में आता है, ठीक है। 3 एग्जांपल डन, आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। Yes, ma'am. इनफ्लोरेसेंस पे आ रही हूँ, क्योंकि ये वाला उसमें दिया नहीं है ना एनसीईआरटी में, तो चैप्टर के साथ करो। बेटा कहाँ तक पहुंचे हम लोग? सबसे पहले रूट, उसके बाद हमने करा स्टेम, रूट मॉडिफिकेशन, मतलब रूट्स के पार्ट करे। उसके बाद हमने स्टेम पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने लीफ के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने विनेशन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने टाइप ऑफ लीव्स को पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने फाइलोटैक्सी पढ़ा। 7 टॉपिक्स हो गए अभी तक। इतना क्लियर है सबको? कोई बच्चा इसको No, ma'am. No, ma'am. नहीं मानसी बेटा, ये पता है ना, अगर ये अंदर की तरफ कट रहा है, जैसे ये देख, ये अंदर की तरफ जा रहा है ना, फिर ये आगे जा रहा है, फिर ऐसे अंदर के जाए, इसे इंसीजन कहते हैं। जो कट पड़ता है उसको इंसीजन कहते हैं। तो अगर ये मिडरिप है और एक पत्ता ऐसे थोड़ा सा कट मार रहा है और फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे पत्ते भी देखते हो ना बाहर नुकीले से, तो ये सारी की सारी इंसीजन है और ये मिडरिप है। तो इंसीजन हमेशा मिडरिप की तरफ होती है, समझ आई? यस मैम। मैम अगर आउटसाइड में हो तो? आउटसाइड की तरफ आपको इंसीजन नहीं बेटा, इंसीजन तो ये हुई ना, देख ये तो को बाहर की तरफ दिख रहा है लेकिन इंसीजन तो अंदर की तरफ हुई ना, कट तो अंदर की तरफ ही लगता है, Yes, ma'am. पत्ता बाहर की तरफ दिख रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. राइट, इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है? डेफिनेशन पे आते हैं। मॉडिफाइड, अच्छा, अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, इसको अंडरलाइन करो भाई। जो शूट होता है ना उसका मॉडिफिकेशन से फ्लावर बनता है, तो ये पहले सबसे पहले ये लाइन अंडरलाइन कर लो, इस पे पीवाईक्यू है कहीं, ठीक है। A shoot apical meristem changes into floral meristem। देखो एपिकल का मतलब टॉप पोजीशन होता है, ये सिंपली कह रहा है कि कोई प्लांट जब बड़ा होता है ना, तो एक पॉइंट आता है उसका जो स्टेम होता है शूट में चेंज हो रहा है, और शूट का जो एपिकल पार्ट है वो फ्लावर में चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि बस एक फ्लावर में चेंज हो जाए, या फिर एक कंटिन्यू रहे और हर छोटे छोटे इंटरवल पे फ्लावर में चेंज हो जाए। इसलिए कभी मैंगो का ट्री देखना, एक स्टेम के ऊपर तुम्हें बहुत सारी जगह पे गुच्छे मिलेंगे फ्लावर्स के, छोटे छोटे गुच्छे मिलेंगे और वहां से फ्लावर्स का जन्म होगा, ठीक है। तो ये लाइन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है पर इसको ऐसे याद कर लेना। होता क्या है, अरे ध्यान से सुनना, अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। शूट मॉडिफाई होके बड़े होने के बाद फ्लावर बनाते हैं एक एज के बाद। शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, मतलब ये शूट थी, ये उसका एपिकल पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, और यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल है,
पहले ये सब बढ़िया चल रहा था 1-2 साल, लेकिन तुमने देखा ना मैंगो का पेड़ 5 सालों के बाद आम लगने स्टार्ट होते हैं उसमें। तो 5 सालों के बाद क्या हुआ कि ये जो शूट थी एपिकल मेरिस्टेम वाली, देखो नाम मिलके बन गया ना शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये मॉडिफाई हो गई और अब क्या हो रहा है हर थोड़े थोड़े इंटरवल पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये मैंगो को बनाने के लिए छोटे छोटे फ्लावर लगाते हैं, छोटे छोटे आपको दिखाई देने लगते हैं फ्लोरल वर्ड। ठीक है, तो अब मैं कहूंगी कि ये शूट एपिकल मेरिस्टेम नहीं रह गया, अब ये फ्लोरल मेरिस्टेम हो गया। यहाँ के सेल अब डिवाइड होके फूल बनाएंगे। ये बात समझ आई? यहाँ पर इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस। होता क्या है कि देखो कायदे से तो यहाँ से और स्टेम मैम निकली थी, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। अब क्या होगा कि इंटरनोड इलोंगेट नहीं होते, ठीक है, और जो एक्सिस होती है वो कंडेंस हो जाती है। मतलब अब लेंथ नहीं इंक्रीज कर रही शुरू अपनी, वो कंडेंस हो गया। जैसे डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, तो अपनी लेंथ नहीं इंक्रीज कर रहे, वो कंडेंस हो गया। ठीक है, ये वाली याद रखना, ये 2 पॉइंट्स। यस मैम। अब एपिक्स जो होती है टॉप जो होता है डिफरेंट काइंड के फ्लोरल अपेंडेजेस बनाते हैं। इसको आगे पढ़ते हैं। फूल हमेशा सॉलिटरी होते हैं। देखो कभी भी देखना तुम कि जो फ्लावर जहाँ पे बन गए ना छोटे छोटे, कभी उसके बीच में से स्टेम निकल के नहीं जाएगा। ठीक है, एक स्टेम है उसके कोने में फूल छोटे 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 फूल लगे होते हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि फूल के बीच में से स्टेम निकल रहा है। तो जो फूल होते हैं ना फ्लावर, वो हमेशा सॉलिटरी होते हैं, अकेले होते हैं जहाँ वो प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में से कभी स्टेम नहीं निकलता। तो ये लाइन अंडरलाइन कर लो। यस मैम। डन? यस मैम। Yes. Yeah, ma'am. पर मरा मत जाना, छोटे सा ही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो फूलों की ये जो अरेंजमेंट होती है उसको इनफ्लोरेसेंस कहते हैं हम लोग। ठीक है, 2 तरीके की होती है। मेरे को बात बताओ, अगर रेस लगाओगे तो अगर तुमको रेस लगानी है किसी एरिया में, तो तुमको क्या चाहिए? सड़क खुली रहे कि ब्लॉक हो जाएगा? खुली। भाई खुली रहनी चाहिए ना, ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई है ना। तो क्या होगा, रेसमस का मतलब है बहुत तरीके के प्लांट्स होते हैं। ऐसा प्लांट जिसमें कभी भी स्टेम के एपेक्स पे फूल नहीं लगेगा, उसके हमेशा कॉर्नर पे फूल लग रहे हैं। तो अगर कॉर्नर पे फूल लग रहे हैं इसका मतलब एपेक्स ग्रो कर सकती है ना। Yes, उनकी हाइट होती रहेगी, है ना। तो उसको हम कहते हैं रेसमस। ये अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो रेसमस को याद रखना है रेस से, कि कभी भी एपेक्स पे फूल नहीं लगेगा, वो स्टेम हमेशा इलोंगेट होता रहेगा। तो रेसमस इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जहां पर मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। इसको अंडरलाइन करो, कंटिन्यू टू ग्रो। क्यों? क्योंकि फ्लावर जो होते हैं वो लेटरली बोर्न होते हैं, तो फ्लावर कोने में लग रहे हैं ना लेटरल साइड में, इसलिए स्टेम ऊपर से ग्रो कर रही है। और जो ये फ्लावर्स होते हैं कैसे होते हैं, ये एक्रोपिटल सेशन में ग्रो करते हैं। एक्रोपिटल क्या होता है? एक्रोपिटल का मतलब होता है कि अगर स्टेम है ना, तो जो यंग है वो कहां पर होंगे? top ऊपर हो। टॉप पर। नहीं, ये top- अपेक्स। एक सेकंड चेक कर लो। टॉप पे होंगे। मैं इसमें अटक जाती हूँ। टॉप पे होने चाहिए क्योंकि रेस लगा रहे हैं, पता है ना। टॉप है, रेस लगा रहे हैं ना, मैंने ऐसे याद किया। रेस लगा रहे हो तो वो सबसे आगे होंगे। तो हमेशा जो यंग फ्लावर मिलेंगे आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे और ओल्ड वाले आपको नीचे की तरफ मिलेंगे। ठीक है, रेसमस। साइमस क्या होता है? साइमस का मतलब होता है ऐसे वाला प्लांट जिसमें एपेक्स पे जाके फूल लग गया। भाई एपेक्स पे फूल लग गया तो लेंथ इंक्रीज होगी? No. तो इसके केस में यंग कहाँ होंगे? पीछे बेस की तरफ, और ओल्ड कहाँ होंगे? एपेक्स की तरफ। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे रेसमस और साइमस के केस में, समझ आया? तो ग्रोथ इज लिमिटेड। और आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे कि कैसे अरेंज है। तो बेसिपिटल में बेस की तरफ यंग है। ठीक है, बस याद रखना बेस और एपेक्स के रिस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन आएगा। क्लियर? Yes. तो साइमस में बहुत अच्छे से यहाँ दिख रहा है कि एपेक्स में यहाँ पे आपका फूल लग गया है। पॉइंटर कहाँ गया मेरा? ये एपेक्स में फूल है। और ये कैसा होगा? फूल यंग है ओल्ड? Old. ये यंग। ऐसे लिख लो एनसीईआरटी में, मैंने भी ऐसे लिखा है, अभी मैंने वही चेक किया था। ये वाली ओल्ड तो, और इधर हमें यंग में। एनसीईआरटी में अपडेट करो और जाने की जरूरत नहीं। डन? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ अब यहाँ पे एक एग्जांपल आएगा, लिली। लिली बहुत यूनिक है, लिली हमें याद करनी। ठीक है, फ्लावर की बात कर रहे हैं। फ्लावर तुमको इतना पता है कि फूल जिसके ऊपर लगता है उसको अपन थैलेमस बोलते हैं। और थैलेमस के अंदर अगर ओवरी चली जाए और फ्रूट निकले, उन फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? जो थैलेमस की एग्जांपल बताओ। एप्पल। स्ट्रॉबेरी एप्पल एंड Strawberry and cashew. कैशू, स्ट्रॉबेरी, एप्पल। वेरी गुड। ठीक है, तो
फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। इसमें कौन सी लाइन याद रखनी है? वो ये कैलेक्स और कोरोला को एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। एसेसरी है ये क्योंकि रिप्रोडक्शन में काम नहीं करते। एंडोशियम और गाइनोशियम को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें कैलेक्स और कोरोला इज पेटल एंड सेपल एंड पेटल, ठीक है। कैलेक्स को हम बोलते हैं सेपल, जो ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं। कोरोला इज पेटल, जो खूबसूरत से रेड रोजेस के जो रेड पेटल्स होते हैं, ठीक है, वो कोरोला होते हैं। तो लिली के केस में क्या होता है? कैलेक्स और कोरोला बिल्कुल एक दूसरे में मिल जाते हैं। आप बता नहीं सकते देखिए कैलेक्स कौन सा है, कोरोला कौन सा है। तो ऐसे वाली अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पेरियंथ, ठीक है। पेरियंथ पूछेंगे आपसे क्या होता है, तो कुछ नहीं होता, कैलेक्स एंड कोरोला का मिक्सचर होता है पेरियंथ। देख के बता नहीं पाओगे ये क्या है, ठीक है। ये आपको लिली में मिलता है, क्लियर? यस मैम। अब Yes. ये तो प्लांट हो सकते हैं यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल वो जिसमें मेल फीमेल दोनों है, यूनिसेक्सुअल वो जिसमें या तो मेल है या तो फीमेल है। अब आपको याद रखनी सिमेट्री। एनिमल में अपन ने पढ़ी थी रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। के पास कौन सी है? मैम क्वेश्चन पूछना। ह्यूमन के पास कौन सी सिमेट्री है? बाइलेटरल। अगर आपको एनिमल्स को देखना जाना होता तो आप कहाँ जाते हो? बोटेनिकल गार्डन या जू? जू, है ना। तो जू वर्ड हम यहाँ से आ सकते हैं ना। तो देखो, अगर मैं एक प्लांट को लूं, एक फ्लावर को लूं, उसको काटूं और वो किसी भी डायरेक्शन में काटूं, इक्वल पार्ट्स बना रहा है, तो ऐसे सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री करें, जैसे हमारे पुराने एनिमल्स में मिलती है, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री हमारी कौन सी वाली होगी? इसी को हम बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक याद नहीं होगा वर्ड, तो दूसरा याद कर लेते हैं। अगर मैं एक फ्लावर को लूं और उसको सिर्फ मैं एक एक्सिस में काट सकती हूँ, अगर और किसी एक्सिस में काटूंगी ना तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसी वाली सिमेट्री कौन शो करता था हमें एनिमल के केस में? बेटा, अगर एक फूल है, मैं उसको एक एक्सिस में काट रही हूँ ना, तो वो इक्वल पार्ट बना रहा है। लेकिन अगर मैं इसको किसी और एक्सिस में काटूंगी ना, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे सिमेट्री को अपन क्या बोलते हैं? रेडियल या बायलेटरल? प्लांट के केस में इस सिमेट्री को हम बुलाएंगे जाइगोमॉर्फिक। कैसे याद रहेगा मुझे इतना पता है कि बायलेटरल सिमेट्री मैंने एनिमल में पढ़ी, तो एनिमल से वर्ड आता है जाइगो या फिर जू। समझ आया? यो मैम। Yes, ma'am. पहले तो यही मीनिंग याद लो। देख, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलेटरल सिमेट्री। बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशन करें ना, इंपॉर्टेंट है, समझ गए तो हो जाएगी। फ्लोरम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ इन एनी प्लेन, तो उसको अपन बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। अगर वो सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड हो सकता है तब अपन उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल होता है दैट इज ऐसे सर्कल बना के प्लस बना दो। जाइगोमॉर्फिक एनिमल की बात हो रही है, तो हम है ना जो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर सकते हैं, और तो कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए इनका जो सिंबल है वो डिवाइड का आता है, ठीक है। सिंबल याद रखिएगा। Yes. अब अगर कोई अल्कोहल पी ले, जैसे ड्रग्स वगैरह कर ले, तुमको याद है अल्कोहल वाले चैप्टर में अपने घर आता धतूरा? यो मैम। धतूरा खाते हैं। गांजा। हाँ, इसने करी है पीएचडी, है ना। अभी होली गई है ना तेरी, कौन सी है? बेटा वेज जो अरेंज होते हैं ना लीव्स में, उनको विनेशन कहते हैं। बेटा तू चैप्टर स्टार्टिंग से कर, तेको बेसिक्स नहीं पता अभी, है ना। बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात। तो तुझको किसी ने धतूरा पी लिया है, तू तो समझ ही सकती होगी पिया धतूरा। अब जिसने धतूरा पी लिया उसके लिए तो सारी डायरेक्शन एक जैसी है ना, कहीं पे भी गिर सकता है। तो जिसने धतूरा पी गया हो गए हिले, उसको लगी भूख, घर में कुछ था नहीं, तो उसने क्या किया, सरसों का तेल लिया और उसमें क्या फ्राई कर दी? चीज। क्या बोला मैंने कि जिसने धतूरा पी लिया वो हिल गया तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उसको भूख लगी तो उसने क्या बनाया? चिली। किसमें फ्राई करके? मस्टर्ड में। सरसों के मस्टर्ड। फ्राई करके। हाँ, बाबलू वाली बात है ना। ये साइकोलॉजी है कि जब भी आप अजीब सी चीज याद कर सुनते हो ना, आपको वो याद रह जाती है। साइकोलॉजी कहती है ऐसा, मुझे फिनोमेना का नाम नहीं पता पर ऐसा है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है कि एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या है? किसी भी डायरेक्शन में डिवाइड हो सकता है ना फ्लावर, कितनी मर्जी बार काट दूं, टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, उसी को मैं एक्टिनोमॉर्फिक बोलती हूँ या रेडियल सिमेट्री। तो इसके एग्जांपल होंगे सबसे पहले धतूरा का फ्लावर ऐसा होता है, और मस्टर्ड में क्या फ्राई करा था? चिली। ये थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो आपने कभी कश्मीर सुना है? कश्मीर? यस मैम। Yeah, ma'am. बोर्ड के पेपर दे रहे थे ना, मैं कश्मीर ही घूम रही थी जस्ट इन केस शेड्यूल में। मैंने सोचा मैं तुम्हें बना देती हूँ, 2-3 लोगों की नींद तो खराब हुआ आज रात की। Yes, ma'am.
मजा आ गया मुझे, इतना तो मुझे घूम के मजा नहीं आया। मेरे को ये था कि जिस दिन क्लास होगी उस दिन बताऊंगी कि तुम पेपर दे रहे थे ना जिस दिन फिजिक्स का, मैं कश्मीर की वादियों में घूमी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉलो मी। अब कश्मीर में किसके बाग मिलते हैं आपको? केसर। हाँ, केसर के भी मिलते हैं, और आपको गुलमोहर बहुत मिलेगा। एप्पल। है। अब गुलमोहर जो होता है ना वैसे एंटी डायबिटिक भी होता है, बहुत अच्छी चीज है ये। अब जो गुलमोहर का बाग है, अब गुलमोहर के बाग में जाओगे तो आपको, आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? अब एक्चुअली मेरे को पर्सनली पसंद है तो इसलिए मुझे ये एग्जांपल वैसे याद है, तुम पता नहीं कैसे रिलेट कर पाओगे, देखते हैं। तो मेरे को ना बहुत ज्यादा पसंद है बीन्स खाना। बीन्स खाते हो तुम? यस मैम। मेरे को मैम। सब्जी लाती हूँ तो मैं बीन्स जरूर लेके आती हूँ, पकाऊंगी, ठीक है। और मेरे को मटर भी बहुत पसंद है। बीन्स और मटर ये दो चीजें मुझे बड़ी मजेदार लगती है, ठीक है। तो इट्स लाइक मुझे कैसे याद है कि मैं गुलमोहर के बाग में हूँ, मेरे को ऐसे ही याद है स्कूल टाइम से कि मैं गुलमोहर के बाग में हूँ और वहां पे मुझे किसका प्लांट मिल गया? पी का और बीन्स का। बीन्स का। तो वो मुझे कैसे मिल सकता है ना गुलमोहर के बाग में? मुझे, मैंने एक्चुअल में निमोनिक ऐसे लिखा है, तुमको जैसे याद हो है वैसे करो, पर स्टूपिड तरीके से याद करना क्योंकि वो याद रह जाएगा, ज्यादा लॉजिकल मत याद करना, ठीक है। तो गुलमोहर के बाग में कैसे मिला पी एंड बीन? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री आपको किसमें मिलती है? गुलमोहर में मिलती है, पी में मिलती है, बीन में मिलती है और केशिया में मिलती है। केशिया नहीं बोला मैंने, केशिया बोला है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स है, आपको जैसे याद करने आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब लास्ट है हमारा कोई सिमेट्री नहीं, ऐसा फ्लावर जिसको किसी भी सिमेट्री में नहीं काट सकते, दैट इज एसिमेट्रिकल ना। तो जिसको किसी भी सिमेट्री में नहीं काट सकते उसको कैसे याद रखोगे आपको? हाँ नो बोलो। आवाज नहीं आ रही बेटा, अगर बोल भी रही है तो। अच्छा, आपको पता है श्री कृष्ण? यस मैम। मैम। प्यार से बुलाते हैं। हाँ, तो वो कौन सी डायरेक्शन में होते हैं? ईस्ट में मिलते हैं, वेस्ट में मिलते हैं? सारी डायरेक्शन से। सारे डायरेक्शन में मिलते हैं ना, तो उनको थोड़ी किसी डायरेक्शन में काट सकते हो। तो जो एसिमेट्रिकल है वो किसी के डायरेक्शन में नहीं कर सकते, तो वहां से याद रहेगा काना, दैट इज CANN। कहने को आप कहना की तरह याद कर सकते हो, समझ आया? एसिमेट्रिकल इज काना। यस मैम। सबसे पहले रूट्स, 3 टाइप के रूट, टैप रूट। टैप रूट किसमें मिलती है हमें? मस्टर्ड। जिसने आंसर दे दिया वो चुप हो जाना, दूसरों को दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें मिलती है फाइब्रस। फाइब्रस किसमें मिलती है? उसके बाद हमें मिलती है एडवेंटिशियस, वो किसमें मिलती है? बनियान और कहानी की तरह बोलना है, पहले ग्रास था, फिर उसमें बनियान का ट्री था, फिर उसके बाद मॉन्स्टर था, ठीक है। गुड। 3 रीजन होते हैं रूट के, चलो ये छोड़ो, ये आ गया तुमको, इतना तो कर लिया तुमने। रेटिकुलेट वेरिएशन किसमें दिखने को मिलती है? मोनोकॉट, डाइकॉट? रेगुलर वेरिएशन? मोनोकोट। वेरी गुड। अगर बात करूं मैं कंपाउंड लीड में, पाइनेट कंपाउंड का एक एग्जांपल बताओ। नीम। और पाइनेट कंपाउंड का सिल्क कॉटन। गुड। फाइलोटैक्सी की बात करूं तो फाइलोटैक्सी के केस में जो अल्टरनेट होते हैं उसका एक 3 एग्जांपल थे, कौन कौन से? चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। चाइना में मुझे मस्टर्ड और सनफ्लावर ऑयल नहीं मिलेगा, ये 3 एग्जांपल है, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। अगर वो एक दूसरे से मुंह सुझा के बैठे हैं, एक ही नोट से 2 लीव अरेंज होते हैं, तो वो कौन सा दोस्त था जिसको मैं कॉल ना करूं तो गुआवा एंड टेलोट्रॉपिस। ये जो निमोनिक बोल रहे, अगर तुमने लिखे नहीं ना तो तुम पागल हो, अगर तुम पहली बार कर रहे हो, 7 लिखने हैं। और अगर एक ही नोट से बहुत सारे निकल रहे हैं तो वो स्नेक बाइट में ट्रीटमेंट के काम आएगा। उसके बाद कहाँ है, क्या बड़ा हमने? सिमेट्री बड़ी ना उसके पास ही ना। इसका सिंबल है रेडियस मीटर। मतलब किसी ने क्या पिया है?
कर दे, चुप हो जा। मनीषा क्या फ्राई करा है? चिली। चिली किसमें फ्राई करते हैं? मस्टर्ड में। ठीक है, दूसरा है हमारे पास जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का सिंबल परसेंटेज। जाइगोमॉर्फिक कौन सी सिमेट्री होती है? Bilateral. हर्ष की आवाज लड़कियों जैसी कैसे होगी बे? क्या खा लिया तूने? हर्ष एग्जाम्पल बता। गुलमोहर, बीन, पी। कैसे था? पी एन केशिया। ठीक है, और जो हर डायरेक्शन में मिलते हैं दैट इज एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया। अगला डायग्राम इधर आओ। एक छोटी सी बात, यहाँ पर 2 पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। कितना टाइम बचा है? 45 मिनट। 7:40। अबे आधा 31 मिनट। इतनी स्पीड भी नहीं है मेरी। बेटा ये तो पढ़ लेगी। फ्लावर अगर 3 की अरेंजमेंट है, 3 पेटल, 3 सेपल, टेट्रामेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, से तो समझ जाओगे। छोटी सी बात सुनो। फ्लावर्स रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल। ये लीफ का बेस था, ये पेटियोल था, है ना। अगर यहां से कभी आपने देखा हो कि बहुत सारे लीफ में ऐसे भी फ्लावर्स अरेंज होते हैं, तो इनको हम कहते हैं पेडिकल। छोटे छोटे पेटियोल जैसे होते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस फाउंड द बेस ऑफ द पेडिकल के बेस पर अगर आपको एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल जाए, छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल जाए। देखो अगर तो पेटियोल के पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिला था, उसको अपन ने क्या बुलाया था? अगर आपको पेडिकल पे छोटा छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल जाए तो अपन उसको क्या बुलाते हैं? ब्रैक्टेट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये आगे ना फैमिली लेबल करने के काम आता है। और अगर ये ना मिले तो उस प्लांट को अपन क्या बोलेंगे? ई ब्रैक्टेट। यहाँ पे ये मतलब होता है एब्सेंट। ठीक है, ये हमें आगे फैमिलीज की नेमिंग में काम आएगा और कहीं काम नहीं आएगा। नीचे आते हैं। देख बेटा, इस डायग्राम में ना तुझे 2 डायग्राम याद रखने हैं, बाकी सारे हो जाएंगे। कंफ्यूजन रहता है इसमें। ये आपको बता रहा है पोजीशन ऑफ फ्लोरल प्लांट्स ऑन थैलेमस। ये आपको बता रहा है ओवरी कैसी है। ठीक है, हाँ बेटा पूछ। आप पीछे कर सकते हो जो अभी आपने बताया। ये वाला? यस मैम। कहाँ थी तू बेटा? लीफ होता है ना, लीफ। देख ध्यान से सुन, ये स्टेम है, स्टेम के पास लीफ का बेस है, ये लीफ का बेस है। यहाँ से पेटियोल निकला और पेटियोल से आगे लीफ निकलते हैं। तो पेटियोल से ना कभी कभार आगे भी डंडियां से निकलती है। तो अगर ये पेटियोल है तो मैं इन वाली डंडियों को क्या बुलाऊंगी? पेडिसल। ठीक है, पेटियोल की एक्साइल पे बेटे आपको छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलते थे विच इज नोन एज स्टिप्यूल। वैसे ही पेडिकल के भी एक्साइल पे मनीषा छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। तो अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं तो हम इसे बोलेंगे ब्रैक्टेट, और अगर ये स्ट्रक्चर एब्सेंट होंगे तो हम बोलेंगे ई ब्रैक्टेट। समझ आया? यस मैम। अब देख बेटा, ये बता रहा है सुपीरियर ऑर्फरी, इंफीरियर ओवरी आपको फ्लोरल फॉर्मूला के लिए चाहिए। देखो सुपीरियर ऑर्फरी का क्या मतलब है? डायग्राम ध्यान से देखना क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा। एक्चुअली में बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है ये, लेकिन एनसीईआरटी में है तो लेबल होने के लिए आ सकता है। या तो तुमसे डेफिनेशन देके पूछ लेंगे डायग्राम बताओ, या डायग्राम देख के डेफिनेशन पूछ लेंगे, या एग्जाम्पल पूछेंगे। 3 क्वेश्चन बनते हैं। ये मेरी, ये आपको पता है फीमेल का पार्ट है। बेटा वहां पे साइड में ना मैं खुद बना ली हूँ ओवरी, ये रही, ये ओवरी का बेस है। अगर बेस के नीचे से सारे पार्ट आ रहे हैं, ये मेरा कौन सा पार्ट है, क्या कहते हैं इसको? स्टेमन। ठीक है, ये मेरे उसके बाद लग रहे हैं पेटल। ठीक है, नीचे से मेरा निकल रहा है सेपल। तो सब कुछ ओवरी के बेस से निकल रहे हैं ना। ओवरी सबसे ऊपर है। ऊपर कुछ मत देखना, बहुत कंफ्यूजन है कि इसको देखना कहां से होता है। कुछ नहीं देखना तुमको बस बेस देखना है। ठीक है, तो ओवरी के बेस से सब कुछ निकल रहा है, यानी सबसे ऊपर ओवरी है। तो ये किसका एग्जांपल है? सुपीरियर ओवरी। सिंबल क्या रहेगा? क्योंकि फीमेल पार्ट है तो गाइनोशियम, और ये सुपीरियर है ना, तो जो ऊंचा है वो तो सिंहासन पे बैठेगा, तो सिंहासन को नीचे लगा दो। ये सिंबल समझ आया? सुपीरियर ओवरी कैसे पहचानोगे? यस बेटा कुछ मत देखना, सिर्फ बेस। क्यों? क्योंकि देख अब इधर आ, यहाँ पे अगर इसको देखोगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर बेस से बाकी चीजें थोड़ी ऊपर है ना। यस मैम। ये दोनों डायग्राम कंफ्यूज है। अब इस वाले डायग्राम पे आ, देख बेटा इसमें जो ओवरी है तो बिल्कुल अंदर चली गई,
बाकी सारी चीजें ऊपर चली गई, तो दिस इज ओवरी, ये वाला है ना, बाकी सब ऊपर है, दैट मीन्स ये ओवरी कैसी है, इंफीरियर, इंफीरियर ओवरी। तो अगर कोई इंफीरियर है तो जी से मैं उसको रिप्रेजेंट करूँ, अगर ये इंफीरियर है मतलब सब इसको दबा के रखते हैं, तो इसके सर पे सिंहासन रख दो। तो सुपीरियर वो है जिसका सिंहासन नीचे है, वो उसके ऊपर बैठा है, इंफीरियर के सर पे रखना है, समझ आई बात? बीच में बचे हैं ना दो डायग्राम, तुमको नहीं भी याद है तब भी बिना देखे लिख सकते हो, ये दोनों दोनों एक ही चीज का एग्जांपल है, दैट इज हाफ इंफीरियर। हाफ इंफीरियर। सुपीरियर सिर्फ एक होता है, तो स्टार्टिंग वाला सुपीरियर, हाफ सुपीरियर मत बोल देना, बाकी तो तीनों इंफीरियर के ही हैं, क्लियर? अब टर्म कैसे लिखूंगी मैं, सुपीरियर ओवरी है तो ओवरी सबसे ऊपर है, हम नाम कैसे देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बाकी के स्ट्रक्चर का है, तो ओवरी से सब कुछ नीचे है, तो अगर एक स्टैंडर्ड पॉइंट है, कोई भी चीज इस पॉइंट से नीचे है, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, हाइपो या हाइपो। तो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओवरी, ओवरी के रिस्पेक्ट में बाकी चीजें कहाँ है, उसके रिस्पेक्ट पे नेमिंग हुई है। तो अगर ओवरी सुपीरियर है, बाकी सब चीजें नीचे है, तो बाकी सब चीजों के लिए हम बोलेंगे दैट दिस इज ए हाइपोगाइनस। तो हाइपोगाइनस का मतलब होता है सुपीरियर ओवरी। बस यहाँ गलती हो जाती है कि हाइपो सोच के हम सोचते हैं ओवरी नीचे है, भाई ओवरी ऊपर है, बाकी चीजें नीचे है। तो हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी, बाकी सब नीचे। एपिगाइनस मतलब इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी। तो एपी क्यों बोल रहे हैं, ऊपर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो ऊपर है ना, तो एपी का मतलब होता है ऊपर, और ऊपर क्या है, ऑल थिंग्स एक्सेप्ट ओवरी। समझ आई ये बात? आपको लगता है कि फिर भूल जाओगे तो बेटा कहीं लिख दे हाइपोगाइनस, या सच में इसमें कंफ्यूजन होती है इसलिए बोल रही हूँ। तो हाइपो का मतलब होता है नीचे, ऑल फ्लोरल पार्ट्स, बट ओवरी इज ऊपर। ठीक, क्लियर? यस मैम। देखिए लिखा भी है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलेक्स, कोरोला एंड रोशियम। ठीक है, एनोशियम की बात नहीं हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू ओवरी। ओवरी के रिस्पेक्ट में ये तीनों चीजें कहाँ है, फ्लोर को हम तीन तरीके के बोल सकते हैं, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। ठीक है, जो हाफ इंफीरियर है वो याद करनी इजी है, कोई नाम कर लेते हैं हाथ में, क्या होगा। जो सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी के एग्जांपल है, सीधे एग्जांपल याद करने हैं तुमको, तो इसी के नीचे एग्जांपल लिख लो, डायग्राम के नीचे। ठीक है, इसमें एग्जांपल है ब्रिंजल, इसमें एग्जांपल है मैंगो, इसमें एग्जांपल है कोकोनट, ये लिख लो P/Q के हैं। मस्टर्ड, मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड है, मस्टर्ड है, चाइना रोज। मस्टर्ड एंड चाइना रोज। ठीक है, ये सुपीरियर के, क्लियर? यस मैम। सुपीरियर है ना, वहां पे सारी सॉफ्ट सॉफ्ट सी चीजें डाल दो। तो सॉफ्ट सॉफ्ट सी चीजें क्या होती है, जो एक्सोटिक सी होती है, जनरली में खाने को मिलती भी नहीं है, जैसे प्लम, पीच और रोज। रोज, है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सी चीजें ना, प्लम, पीच, रोज, तो ये याद रह जाती है। और ये प्लम, पीच, रोज पे बार बार क्वेश्चन आता है, उसको अंडरलाइन कर दो, तो क्या है, ये रहा, इस पे बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एपिगाइनस की कंडीशन को कौन एग्जांपल, एप्पल। हाँ, गुआवा एंड, मैं भी भूल गई, फ्लोरेट, अच्छा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। रे फ्लोरेट पता है क्या होता है? नो मैम। तुमने देखा होगा, अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा। आज ही खुल जाइए प्लीज। ये जो सनफ्लावर के सेंटर में होता है ना, सेंट्रल फ्लोरेट होते हैं, जो साइड की पत्ती होती है ना, इसे रे फ्लोरेट कहते हैं। ठीक, यस मैम। Yes. तो डायग्राम आइडेंटिफाई, बाकी इसमें चीजें इजी। ओके जी, चलो आगे। ये रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर कैसी ओवरी है, बस याद रखना ना, हाइपोगाइनस से ओवरी को इंफीरियर मत कर देना, वो सुपीरियर है। ओके, यस मैम। टेक्निकल टर्म बता दो, देखो फ्लावर के पार्ट, कैलेक्स का मतलब क्या है, सेपल है पैटर्न, नीचे से स्टार्ट करना है, पहले पत्तियां
फिर उसके ऊपर कलरफुल वाली पत्तियां, फिर मेल का पार्ट और फिर फीमेल का पार्ट, वो बिल्कुल सेंटर में है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है कैलेक्स, ये नीट का क्वेश्चन है। तो कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट रोड ऑफ द फ्लावर, सबसे बाहर वाला, और ये होता है सेपल। करोला इज अ पेटल, ठीक है, और सबसे अंदर वाला होता है फीमेल वाला पार्ट, ठीक है। अब अगर जो सेपल होते हैं, जो पत्तियां नीचे वाली, अगर वो फ्यूज है तो फ्यूज के लिए हम हमेशा वर्ड यूज करेंगे गैमो, गैमो हमेशा फ्यूज, और पॉली का मतलब हमेशा यूज करेंगे हम फ्री, ठीक है। तो अगर बहुत सारे सेपल है, वो आपस में से फ्यूज है कि एक ही पत्ती लग रही है, तो गैमोसेपलस, और अगर वो अलग अलग पत्तियों की तरह दिख रही है तो पॉलीसेपलस। क्लियर? Yes, वर्ड नीचे लगा बेटा, पेटल। अगर पेटल आपस में फ्यूज है तो गैमोपेटलस, और अगर सारे पत्तियां अलग अलग है, अलग अलग रोज की निकाल सकते हो ना, तो वो पॉलीपेटलस। मैम। एस्टिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इजी याद हो जाएगा, ध्यान से सुन लो बस। देखो एस्टिवेशन का मतलब क्या है, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। बेटा ये कह रहा है कि जैसे रोज की पत्तियां होती है ना, वो कैसे अरेंज है, ठीक है, या फिर रोज के फ्लावर पे वो जो नीचे हरे रंग की पत्तियां होती है वो कैसे अरेंज है, उसको एस्टिवेशन कहते हैं। तो एस्टिवेशन का मतलब होता है सेपल पे कैसे अरेंज है या पेटल भी कैसे अरेंज है, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम आता है, या तो ये डायग्राम देंगे या नीचे वाला डायग्राम दे देंगे, और आपसे मीनिंग डेफिनेशन पूछ लेंगे, जैसे डेफिनेशन लिखेगी और यहाँ पे ना नाम लिखे होंगे, मैच द फॉलोइंग आएगा, या फिर आपसे एग्जाम्पल पूछ लेंगे, ठीक है। 3 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देख लेते हैं इसको। आपने कभी रेड वेलवेट केक खाया? yes, ma'am. आपने कभी देखा होगा रेड वेलवेट केक के ऊपर ना, वो रेड वेलवेट जो होती है ना, क्रम से होते हैं उसके छोटे छोटे से, और उसको ऐसे चिपका देते हैं, तो अगर आप उसको जरा सा टच भी करोगे ना, वो झड़ने लग जाता है। बड़ा सेंसिटिव सा केक होता है वो, थोड़ा सा तो छुओ वैसे झड़ने सा लग जाता है। तो रेड वेलवेट से हम याद कर सकते हैं कि ये पहली एस्टिमेशन कैसी है, कि देखो ये पत्तियों का डिजाइन है, पत्तियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पत्ती नंबर 1 है, ये उसका फॉर्मूला है। तो एक पत्ती ऐसी है, दूसरी पत्ती से बिल्कुल ऑलमोस्ट टच होने वाली है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस है बिल्कुल। ये पत्ती भी एक दूसरे के बहुत पास है, पर छू नहीं रही है, पर ऑलमोस्ट छूती छूती दिखाई देती है। तो जो बिल्कुल डेलिकेट है ना, कि छू नहीं रही है, जैसे छूओगे वैसे झड़ जाएगी, तो वो वाली एस्टिमेशन का नाम है वेलवेट। याद रखेंगे हम वेलवेट केक्स, समझ आया? Yes, ma'am. ट्विस्टेड कैसी होती है? ट्विस्टेड का मतलब है पत्ता ना तुम्हें बनाना पड़ेगा, जब तुम बनाओगे सिर्फ तब होगा। मैं अभी भी बता रही हूँ, तुम्हें देख के लग रहा होगा समझ आ रहा है, ये आएगा नहीं समझ, बना के देख लेना। एक पत्ती है, देखो बनाओ ऐसे, एक एंड बाहर रखो जैसे 1 वाला, और 2 वाला अंदर कर दो। अब बनाओ दूसरी पत्ती, उसका एक एंड बाहर रखो और दूसरा अंदर रख लो, तो ये 1 हो गया, ये 2 बन गया। अब बनाओ तीसरी पत्ती, इसका भी एक एंड बाहर रखो, एक एंड अंदर रखो, ठीक है, 1 एंड 2। ऐसे करते करते अभी पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो दैट टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब क्या है? एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न में ये फॉलो कर रहा है। तो हमेशा पत्ती ऐसे अरेंज मिलेगी, बाहर अंदर। अब कभी फूलों को देखोगे तो देखना उनकी अरेंजमेंट ऐसी होती है, आप पहचान सकते हो, समझ आई? तो अगर ये कॉन्टिन्यूसली हो रही है तो हम उसको कहते हैं ट्विस्टेड। ये ब्रिगेड और ट्विस्टेड में क्या फर्क होता है, ये यहाँ पर इस इनमें कंफ्यूजन आती है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो कैसे पहचानेगी बेटा? देख नीचे वाला डायग्राम ज्यादा कंफ्यूजिंग है, देख इसमें एक एंड, हमेशा एक एंड लिख लियो, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, ठीक है। तो तुमको देख के पता चल रहा है एक बाहर और एक अंदर है, लेकिन इस वाले में देख 1 एंड 2 दोनों अंदर है ना। तो नेक्स्ट वाली जो है ना इम्ब्रिगेट, इम्ब्रिगेट में क्या होता है, कभी तो दोनों अंदर होती है, कभी बाहर अंदर होती है, तो इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। तो जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता उसको इम्ब्रिगेट है, क्लियर? तो इसको लिख लो नो ऑर्डर, और अपनी एनसीईआरटी में ऐसे कर लो डायग्राम में, याद रह जाएगा। लास्ट है वेक्सिलरी। वेक्सिलरी बहुत सिंपल है, क्योंकि तो देख के पता चल रही है ये यूनिक है। इसमें क्या होता है, एक बाहर सबसे बड़ा पत्ता होता है, इसको अपन कहते हैं स्टैंडर्ड, है ना, और ये एक होता है, ये स्टैंडर्ड होता है ना, एक होता है। और उसके बाद आते हैं पंख, ध्यान से ऑर्डर सुनना, नंबर गलत होता है, ये ना एक PYQ है, उसमें नंबर गलत होता है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 पत्तियां दिख रही है, इसको हम कहते हैं विंग्स। अब एक पंख से कौन उड़ा यार, 2 तो होंगे, ये 2 हो गए। और उसके अंदर आपको एक छोटे से ये दिख रहा है, ये भी 2 है, छोटे छोटे विंग्स लाइक, इसको हम कहते हैं कील, और कील भी 2 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 5. याद रखना, स्टैंडर्ड 1, विंग 2, कील 2। कंफ्यूजन होती है, कील एक ही लगता है, बट एक्चुअली 2 पत्तियां। क्लियर? यस मैम। डायग्राम क्लियर है ना? हमें बेटा बना के देख लेना डायग्राम, मैम तो बन गया तो देखो आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके 12th के बाद किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा,
एक सही है, पक्का आएगा। इसके एग्जाम्पल कैसे इजी हो जाते हैं, आपने अभी करा था ना एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक, वो वाले प्लांट्स के नाम यहाँ पर आते हैं, इसलिए आप रिलेट कर पाओगे। तो आप सारे प्लांट्स पढ़ चुके हो, उन्हीं के नाम आप रिपीट होने वाले हैं। देखो कैसे, कहाँ थे, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। When a sepal or a petal in a roll just touch each other, तो मैं वर्ड अंडरलाइन करती हूँ, देखो जस्ट टच, अगर जस्ट टच की बात कर रहा है कि मतलब एकदम पास है, टच होने वाले या टच किया नहीं है, बस बिल्कुल पास पास है, एट द मार्जिन, तो वो वाली कौन सी होती है, पर ये ओवरलैप नहीं कर रहे एक दूसरे को, बस टच करने वाले हैं, तो वो वाली कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, कैलोट्रॉफिस में क्या पढ़ा था आपने पीछे, जब मैं गौरव को कॉल नहीं करते थे वो नाराज हो जाता था, तो पीट करके बैठ जाता था ना, क्या अरेंजमेंट थी वो, अल्टरनेट अरेंजमेंट, एक बर्ड से दो लीफ का जन्म हो रहा है, ठीक है। इफ वन मार्जिन ऑन द अपेंडिज ओवरलैप द अदर मार्जिन कॉन्टिन्यूसली, उसको हम कहते हैं ट्विस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट एंड सो ऑन, तो सो ऑन वर्ड यहाँ पर आ गया, कॉन्टिन्यूसली ऐसा हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं ट्विस्टेड। ट्विस्टेड के केस में है कि एक लेडी है, ट्रोपिस ऑपोजिट में नहीं आता, ऑपोजिट में आता है। ये एक बर्ड से ऐसे निकल रहा है ना, क्या बोला मैंने, क्या बोला आपने बोला नहीं बेटा, एक बर्ड से नहीं, एक बर्ड से ऐसे निकल रहा, ऑपोजिट नहीं, मैं ये बोल रही थी, सॉरी, ऑपोजिट, ठीक है, एक बर्ड से दो निकलते हैं। अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं अपा, कहाँ गया हमारा ये ट्विस्टेड, नीचे लिख लेना इसके एग्जांपल, ठीक है। वेलवेट में क्या लिखा हमने, ट्विस्टेड में लिख लो कि एक लेडी है, वो गई है चाइना, ठीक है, क्या खरीदने, कॉटन, एक लेडी गई चाइना कॉटन खरीदने, तो लेडी से याद रखोगे लेडी फिंगर, चाइना से चाइना क्रॉस, समझे, और कॉटन से कॉटन सिल्क, कॉटन सिल्क और कहाँ पड़ा था, हाँ ये सिर्फ कॉटन, ठीक है। तो यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। अब नीचे वाले पे आता है, जो था कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में हो रहा है, अजीब सा, सबसे अजीब सा था, इफ द मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, देखो इससे पहचानोगे तुम, ये कीवर्ड है, नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो जैसे तुमको दिख गया ना कोई डायरेक्शन नहीं है, तो उससे तुमको याद करना है कि ये वो वाला डायग्राम है जो कहीं पे भी कुछ भी बन रहा है। इसका एग्जाम्पल आपका गुलमोहर केशिया, गुलमोहर और केशिया को हमने एक साथ कहाँ पढ़ा था अभी, जाइगोमॉर्फ, वहां पे एक साथ पढ़ा था, यहाँ भी एक साथ पढ़ लिया, याद रह जाएगा, है ना, तो वहां पे लिख ले जाए। और लास्ट वाला है हमारा जो हम अपने घरों में खाते हैं, पी और बीन्स, जिसमें आपको ये पूरी अरेंजमेंट दिखती है, ठीक है, ये आप पहचान लोगे, ये आपको पेपिलिनेशी फैमिली में भी मिल जाता है, क्लियर, यस मैम, यस, ये मेन तो यही था, हाँ ठीक है। ओके अब आते हैं इसमें, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम गायनोशियम, एंड्रोशियम में तो कुछ भी नहीं है, गायनोशियम है, एंड्रोशियम का छोटा सा पैराग्राफ, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, देखो एंड्रोशियम मतलब मेल का पार्ट, मेल अपन ने कल भी किया था ना, एक फिलामेंट होता है और उसके ऊपर एंथर लगा होता है, एंथर जर्नली बायलोब्ड होते हैं, कहा था मैंने, बायलोब लिखा है, ऑलवेज नहीं लिखा, यहाँ भी कोई लिखा है, अगर कोई एंथर है जिसमें पॉलन ग्रेन नहीं बन रहे हैं, यानी कि वो स्टेराइल है, स्टेराइल एंथर को हम बुलाते हैं स्टेमिनोइड, ऐसे एंथर भी होते हैं, जैसे हमें भी तो होते हैं ना, ह्यूमन है लेकिन स्टेराइल है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वैसे स्टेराइल एंथर भी हो सकते हैं, तो देखो लिख लो इसको, स्टेराइल स्टेमन, पूरा स्टेमन को हम बोल देंगे स्टेमिनोइड, ये पूछा गया वर्ड, ठीक है। अब आते हैं यूनाइटेड और फ्री वाले, ओके ऑलराइट, ओके जगह नहीं है बनाने की, बारी यहाँ जगह है यार, नई वाली एनसीईआरटी में तो जगह थी, है क्या, अच्छा किसी पेज पे बना लो, उसको साथ में लगा लेना, इसको मत गंदा करना, यहाँ पर हमें और लिखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे खराब मत करना, इसके लिए स्पेस छोड़, ठीक है, मैं ये बना लेती हूँ। स्टेमन ऑफ फ्लावर में भी यूनाइटेड, अब देखो या तो यूनाइटेड हो सकते हैं या खुले हो सकते हैं, दोनों तरीके की कंडीशन हो सकती है। व्हेन स्टेमन अटैच टू द पेटल, देखो कभी आई डोंट नो आपने कभी फूल तोड़ के देखा है, ये जो पेटल होते हैं ना, ये थैलेमस है, ये पेटल्स बनाते हैं हम लोग, ऐसे हम बनाते हैं यहाँ से स्टेमन, तो जनरली अपना नीचे अटैच होता है ना थैलेमस के ऊपर। कभी कभार क्या होता है कि जो पत्ती होती है ना, जैसे रोज की पत्ती है मान लो, उसी के साथ स्टेमन अटैच है,
तो बेटा अगर तुम पत्ती निकालोगे ना उसके साथ स्टेमन भी निकल के आ जाएगा, वो नीचे से अटैच होता है। तो ऐसे वाले फूलों को हम क्या बुलाते हैं? एपीपेटलस। क्या बुलाएंगे? एपिपेटलस। इसको अंडरलाइन कर ले डेफिनेशन को, कि मैंने पत्ती निकाली है और उसके साथ ही उसका स्टेमन भी आ गया। और ये अजीब सी कंडीशन आपको ब्रिंजल में मिलती है। भाई यार, ना मुझे बैंगन पसंद है ना मुझे भंडे पसंद है, लेकिन ब्रिंजल ऊपर कहाँ पड़ा है अभी? हाइपोगाइनोसोफी। हाइपोगाइनोसोफी, शाबाश, वेरी गुड, इसको याद था, जल्दी देख के नहीं बता सकती। गुड। एपिफाइलस क्या? व्हेन अटैच्ड टू पेरियंथ। बेटा पेरियंथ क्या था? लिली में पढ़ा था। फ्यूज्ड कैलिक्स एंड कैलिक्स प्लस हाँ, कैलिक्स एंड करोला एक दूसरे में ऐसा फ्यूज है तुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो कैलिक्स और करोला जहाँ फ्यूज है ना उसके साथ ये स्टेमन अटैच है, तो मैं उसको अटैच है। और फाइलस से याद कर लेना पेरियंथ। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, बहुत क्लोज वर्ड है ये आपको P/Q में मिलेंगे पक्का। इसको ऐसे स्टार बना लो। रिपीट करना एक बार। बेटा एपिपेटलस मतलब पेटल है, पत्ती है, पत्ती के साथ स्टेमन अटैच है। ठीक है, सिर्फ पेटल के साथ अटैच है। और अगर पेटल और सेपल दोनों मिक्स हो रखे हैं और वहां पर हमारा स्टेमन अटैच है तो वो एपीफाइलस है। पेटल के साथ है तो एपिपेटलस और दोनों के साथ है तो एपीफाइलस। यो मैम, थैंक यू। एपीफाइलस स्पेसिफिकली लिली में मिलेगा। तो लिली 2 बार पढ़ी, मैंने कहा था लिली इंपॉर्टेंट है, तो लिली यहाँ 2 बार आती है। आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद एक बार ना, उसके बाद आप एक्चुअली में कॉपी पे लिख सकते हो कि चाइना रोज बार बार कहाँ आए। मस्टर्ड बहुत बार आता है, लिली यूनिकली 2 जगह आया है, गुलमोहर, पी और बीन बार बार आते हैं। तो आप एक्चुअली में उनका चार्ट बना सकते हो क्विकली, पर ये 2-3 बार पढ़ने के बाद बने। अभी याद रहो, द स्टेमन इन अ फ्लावर, अभी एनसीईआरटी पढ़ना। द स्टेमन इन अ फ्लावर में एदर भी रिमेन फ्री, यानी मैंने तुमको बताया ना, पॉली का मतलब तो फ्री है, और अगर यूनाइटेड है तो अब देखो यहाँ पर यूनाइटेड का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। ये कह रहे हैं कि सारे स्टेमन एक साथ लगा दो। ठीक है, ये उसका आंसर है। ये कह रहे हैं गुच्छे बना दो, यहाँ पर एक गुच्छा है एक ही फ्लावर के अंदर, फिर थोड़ी दूरी पे गुच्छा है, फिर थोड़ी दूरी पे गुच्छा है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, ऐसे मिलते भी है कि 2 गुच्छे बना के रख दो, स्टेमन ही है एक ही फ्लावर के अंदर लेकिन गुच्छों में पड़े हैं, तो उसको क्या कहते हैं? द स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच। अगर सारे स्टेमन ने मिलकर एक बंच बना लिया, एक गोला बनाया, तो उसको अपन क्या बुलाएंगे? मोनोडेल्फस। मोनोडेल्फस का मतलब है, मोनो मतलब एक बंच, एक गुच्छा। अगर उन्होंने मिलके बना दिया 2 बंच तो उसको हम क्या बुलाएंगे? डाई। डाई मतलब 2 बंच। हाँ, और अगर उन्होंने बहुत सारे बना दिए दैट इज पॉलीडेल्फस। ठीक है, पॉलीडेल्फस है, गैमोप्लस नहीं है, ध्यान से पढ़ियो। ठीक है, तो अपने पास चाइना रोज। डाइडेल्फस का है पी, और पॉलीडेल्फस याद रह जाता है सिट्रस, क्योंकि सिट्रस में तुम देखते हो बहुत सारे सीड भी होते हैं, तो उससे याद रह जाता है पॉलीडेल्फस सिट्रस। इसको याद करने का निमोनिक नहीं है मेरे पास, ये बीच में आता है। ठीक है, एक एग्जांपल है जो सबसे कंफ्यूजन होती है। देख, ये जो फिलामेंट होता है उसके ऊपर एंथर लगे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक फूल है, ध्यान से देखना, उसमें किसी एक का फिलामेंट बहुत बड़ा है, फिर किसी का बीच में छोटा है, फिर किसी का बड़ा है, किसी में छोटा है। तो अगर एक ही फ्लावर के अंदर जो फिलामेंट है उसकी लेंथ अलग अलग हो, ऐसे वाले प्लांट भी आपको मिलते हैं। तो उसके अरेंजमेंट का कोई नाम नहीं है, लेकिन इन प्लांट का एग्जाम्पल है, दैट इज मस्टर्ड जो सरसों का तेल है, और सेल्विया। अब आपने सेल्विनिया कहाँ पढ़ा था? सिलाजिनेना एंड सेल्विनिया। मैम ये हमने पढ़ा था। मैम ये प्लांट कितने में पढ़ा था? एल्गी में पढ़ा था, ये टेरिडोफाइट। वो टेरिडोफाइट में सेल्विनिया था। मैं जो बात कर रही हूँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की है, वो फूल के अंदर है, और फ्लावर्स टेरिडोफाइट्स में नहीं लगते, एंजियोस्पर्म में लगते हैं। तो दिस इज सेल्विया, इट इज नॉट सेल्विनिया। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, यस मैम। डन। तो मस्टर्ड में कैसी रूट्स मिलती है? क्वेश्चन टैप रूट मिलती है। चलो अब ये करा दूं, उसके बाद तुम जा सकते हो, तुम्हारा टाइम मिले। थक तो नहीं गए? नो मैम। इतनी जल्दी नहीं थकना चाहिए। देखो इसमें ना एक ट्रोल है, एनसीईआरटी ना मेंशन 5 वर्ड करती है लेकिन डायग्राम कम बना रही है। देखो टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, देखो प्लेसेंटा क्या था अगर तुमको याद हो, हम ऐसे बनाते थे, स्टिग्मा,
फीमेल का स्टाइल, और नीचे बनाते थे हम ओवरी। ओवरी के अंदर अपन कहते थे ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल कैसा होता है, नीचे लगा होता है अपना प्लेसेंटा, ये होता था प्लेसेंटा, फिर यहाँ से स्टॉक बनाते थे, ऐसे बनाते थे। यस मैम। तो टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, किस तरीके की प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर अरेंजमेंट है। ये कितने दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5, लिखते ही ज्यादा है, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके डायग्राम पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एक ही याद रहती है इसमें, 2 याद रहते हैं एक्चुअली, देख लेते हैं एक बार उसको, इसको छोड़ के मत जाना। एस्टिमेशन ऑफ प्रेजेंटेशन में से किसी एक पे जनरली डायग्राम आ जाता है, क्योंकि बहुत लेंथी डायग्राम है, या फिर वो गायनोशियम वाला। ये 3 डायग्राम को इग्नोर मत करना। देखो गायनोशियम इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इतना तो अपने को पता है, गायनोकोलॉजिस्ट के पास तो हम भी जाते हैं। इसके पास सिग्नस फाइल ओवरी होती है, ओवरी नीचे का बेजल पार्ट होता है। अब आई अज्यूम कि तुमको इतना पता है, ठीक है। नीचे प्रेजेंटेशन, ये इतना तुमको आई गेस पता होगा कि कार्पल अगर फ्यूज है तो एपोकार्पस बोलेंगे, अगर वो खुले हुए हैं तो सिनकार्पस, सॉरी अगर वो खुले हुए हैं तो एपोकार्पस बोलेंगे, फ्यूज है तो सिनकार्पस बोलेंगे, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज है और कुछ नहीं। याद कर लेना, ये मैं अंडरलाइन कर दूं, ये तुमको याद करना है। मैं नीचे आना चाहती हूँ, ये इग्नोर नहीं करना चाहती। प्रेजेंटेशन पे आते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी। बेटा प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि ओव्यूल कैसे अरेंज हुए हैं ओवरी के अंदर, उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हो सकती है, मार्जिनल, एक्साइल, पेरेटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। तो इसमें ना सेंट्रल मेंशन नहीं करता डायग्राम में, सिर्फ फ्री सेंट्रल देता है, ठीक है। तो इसको करने की जरूरत नहीं है। बेशक थ्योरी में अगर आएगा तो लिख लेना, लेकिन डायग्राम में सेंट्रल नहीं आएगा। क्लियर ये बात? यस मैम। एक चीज हमें क्लियर होगी, कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। मार्जिनल की बात करते हैं। देखो मार्जिनल, ये देख के तुमको पी पता चल रहा है ना, मैम। तुमको पता चल जाएगा ये इसके ओव्यूल है। बेसिकली सीड होते हैं ना, तो ओव्यूल मॉडिफाई होकर सीड बना देते हैं। हम क्या खाते हैं मटर में, मटर के दाने होता तो उसका सीड ही है। अगर उसको मिट्टी में डाल के इन्वायरमेंट हो गए तो वो फिर मटर का पूरा प्लांट बना देगा। तो हम इसको खोलते हैं तो कैसा होता है, ये एक्चुअल में ऐसा होता है ना, इधर भी होते हैं दाने, एक्चुअल में डायग्राम ऐसा है। अब इसकी डेफिनेशन ध्यान से कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो अंडरलाइन करूंगी उसको अंडरलाइन करना। हाँ बेटा बोल, कोई डाउट? नो मैम। बाबली क्यों हंस रही है, देख 4 नंबर का क्वेश्चन आना ही है, बाद में हंस रही हो, अभी 10 मिनट के बाद हंसती रही हो। हाँ कहाँ गया? In marginal presentation, placenta form a ridge along the ventral suture of the ovary and ovule are bonding on this ridge forming 2 rows. कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसको, अगर तुमको नहीं याद आ रहा है? 2 रोज बन रही है यहाँ पे, तुमको और किसी में 2 रो नहीं बनेगी कभी, ठीक है। तो 2 रोज बन रही है सेंट्रल सूचर से। सूचर एक पॉइंट होता है यहाँ पे 2 चीजें मिलती है, वैसे तो स्टिचेस को एक तरह से सूचर कहते हैं। तो कहना क्या चाहता है कि एक सूचर है सेंटर पे जहां से 2 रोज बन रही है, वो है हमारा मार्जिनल। तो मार्जिनल को याद रखना 2 रोज वाली लाइन से। समझ रहे हो, मैं तुम्हें कीवर्ड बता रही हूँ, समझ आ रहा है? 2 रोज ऐसे कि जैसे कि टी प्लांट को जब हम खोलते हैं तो 2 साइड मतलब की होते हैं। हाँ ये देखिए सेंट्रल है ना, तो इसको मैं बोलती हूँ Yes, ma'am. सूचर। इसके आसपास 2 रोड बनती है, 2 रोज बन जाती है, ठीक है। यस मैम। और मटर जो कोने में लग रही है ना, इसलिए मार्जिनल बोल दिया मैंने, क्लियर? यस मैम। When the placenta is exile and the ovule are attached to it at a multilocular ovule, the presentation is exile. Exile का क्या मतलब होता है? Exile का मतलब होता है सेंटर में। तो यहाँ पर प्लेसेंटा मेरा एक्साइल है, ये मेरा प्लेसेंटा है, ठीक है। अगर ये प्लेसेंटा तो ये पूरी की पूरी मेरी ओव्यूल है। ओव्यूल कैसा है, देखो इसमें एक लोब बन रहा है, ये एक और रूम बन रहा है, एक और रूम बन रहा है। तो और किसी डायग्राम में रूम तो नहीं बन रहे ना, देखो किसी में बन रहे हैं? मैम। रूम बन रहे हैं। तो ये इसका मेन पॉइंट है जो तुमको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे जो रूम बन रहे हैं ना, उसको अपन लोक्यूल बोलते हैं। तो देखो मल्टीलोकुलर ओवरी, जैसे तुमको मल्टीलोकुलर ओवरी मिल गया ना, और तुमको मिल गया कि प्लेसेंटा एक्साइल में है, एक्साइल का मतलब सेंटर लिख लो, सेंटर में, तो उसको अपन बोलते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन। इसमें देखने को मिलेगी आपको, बेटा नींबू को काट के देख, सेंटर में तो बीज होते हैं, सेंटर के साइड में, तो जो सेंटर में पॉइंट होता है ना नींबू के, वो प्लेसेंटा होता है, और उसके आसपास उसके ओव्यूल लगे होते हैं, ठीक है। तो लेमन में आपको देखने को मिलता है, टमाटर में भी ऐसे ही होता है, उसके बीज कोने कोने में लगे। कभी टमाटर काट के देखो, कितने सारे रूम होते हैं ना टमाटर में भी बीच में, यस मैम। इसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो एक्साइल याद रह जाएगा। और एग्जांपल डायग्राम के आगे लिखो, ठीक है। तो मैंने मार्जिनल में क्या याद रखा कि 2 रोज बन रही है,
पी प्लांट एक एग्जांपल है। एक्साइल में मैंने याद रखा सेंटर में प्लेसेंटा और वहां से ओव्यूल निकल रहे, मल्टीलोकुलर ओवरी, मैंने बहुत सारे चेंबर याद रखे। नेक्स्ट पेराइटल, पेराइटल में क्या होता है, ये थोड़ा अलग होता है। ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, बेटा इनर वॉल कहीं पे मेंशन नहीं है, इनर वॉल ऑफ द ओवरी एट पेरिफेरल टाइप, पेरिफेरल मतलब कोने पे। तो ये कह रहा है कि ओवरी है ना पूरी की पूरी, ये सेंटर में ओव्यूल था, ठीक है, तो पूरी ओवरी है, इसकी जो कोने है, कोने को पेरिफेरी कहते हैं, जैसे इस रूम की दीवारें हैं पेरिफेरी, तो कोने में अंदर की तरफ ओव्यूल बन रहे हैं, ठीक है। यही इसका कीवर्ड है, यही कीवर्ड है, ठीक है। तो पेरिफेरल पार्ट में इनर वॉल, ओवरी की इनर वॉल अंदर की तरफ ओव्यूल बनाती है, उसको कहते हैं हम लोग, कौन सा वाला है प्रेजेंटेशन, पेरेंटल। ओवरी इज वन चैम्बर बट इट बिकम टू चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। हाँ देखो यहाँ पे तुम्हें फॉल्स सेप्टम नहीं दिखेगा, वैसे तो ओवरी एक चैम्बर की है, पर कभी कभार ना ये ऐसे ऐसे चेम्बर बना देती है फॉल्स सेप्टम, तो ये इसका एक याद करने वाला पॉइंट है कि पेराइटल के केस में फॉल्स चैम्बर आएगा, फॉल्स सेप्टम। पेराइटल के साथ क्या रखना है, इनर वॉल, पेरिफेरी एंड फॉल्स सेप्टम, ये कीवर्ड्स याद रखने, ओके। मस्टर्ड एंड आर्जिमन, मैंने कहा था ए नाम के प्लांट यूनिक होते हैं, तो आर्जिमन भी बहुत यूनिक होता है, ठीक है। ए नाम का एक और हमने पढ़ा था ना पीछे, जो स्नेक बाइट में काम करता था, क्या नाम था उसका, एस्टोनिया। Yes. When the ovule are bony on central axis and septa are absent, बेटा जहाँ पे septa absent है, specifically septa absent word बोला है, ठीक है। That is the last one. This is dianthum and primrose. ये तुमको याद करना पड़ेगा, मेरे पास कोई इलाज नहीं। Okay, this presentation is free central. Now basal presentation जो तुम पहले से ही पढ़ लो, ये देखने में भी बहुत easy है, देख के पता चल जाती है। तो basal presentation क्या है, the placenta develop at the base of ovary and single ovule is attached to it. इसमें याद रख सकता है base of the ovary, basal याद रह जाता है क्योंकि basal से base word याद रहता है। सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में ये मिलता, समझ आया थोड़ा थोड़ा? यस मैम। इसको एक बार टाइम खत्म हो गया, बहुत सारा टाइम नहीं बचा, इसको एक बार दोबारा पढ़ना। तो कल आपका होमवर्क ये है कि कल आप मोर्फोलॉजी को ही रिवाइज करके आना, क्योंकि मैं नोट में कराऊंगी ना तो थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा, ठीक है। इसका पार्ट बचता है हमारा, एक तो फैमिलीज बचती है, और ये थोड़ा जो मैंने सीट का पार्ट आपको कल कराया था ना, वो थोड़ा सा यहाँ से कंबाइन होता है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे कंबाइन होता है। जैसे सीट कोट यहाँ पर हम पढ़ते हैं, कल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा नहीं था, ठीक है, वहां पे अपने ओवरी की वॉल्स पढ़ी थी, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट। बच्चे जिसे डाउट इसमें कल